the GDP, gross domestic product, gross national product, GNP, and net national product, that is NNP. Now we will study about the national income of India. इंडिया का नेशनल इनकम क्या रहा है इतिहास में, यानी राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड करेंटली व्हाट इट इज़। तो अब हम इंडिया के नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे थोड़ा। तो जैसा आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है कि द ब्रिटिश दे ट्राइड टू टेक or they tried to do the maximum exploitation of our economy। हमारे इकोनॉमी को उन्होंने कोशिश किया कि जितना उसका चूस सकें उतना वो अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर लें और हमारा जो है जितना नुकसान हो जाए। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा था कि इंडिया वॉज ए कॉलोनी, इंडिया को उन्होंने एक अपना कॉलोनी बनाया था। कॉलोनी कहते थे हम कि जिसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, जिसके ऊपर कोई बाहर की सरकार, कोई दूसरा देश अपना राज चलाता था, शासन करता था, तो ऐसे एरिया को हम कॉलोनी कहते थे। जैसे इतिहास अगर हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो ये शुरुआत हुई तो लोग अपना शासन फैलाने के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करते थे, या जैसा मतलब राजा एक दूसरे राजा पर अटैक करते थे उनके टेरिटरी पर, ताकि वो उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर सके। वहाँ जो है प्राइमरी मोटिव होता था कि अपना शासन फैलाना, एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना, और जो कि मेनली ग्लोरी के लिए किया जाता था, अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था। उसका मेन रीज़न पहले जो फर्स्ट फेज में होता था ये सब चीज़ें, वो होता था प्रतिष्ठा के लिए, फॉर ऑनर, कि जैसे कहते थे द ग्रेट रोमन एम्पायर, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर। तो ये द ग्रेट वर्ड के लिए, या अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो चाहे वो राजा महाराजा होते थे या कोई देश होता था, वो अपनी बड़ाई के लिए, अपने बड़प्पन महानता के लिए दूसरे देशों पर अटैक करके उन पर कब्जा किया करता था। बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और लोगों की सोच मनी माइंडेड होने लग गई, क्योंकि बिजनेस वर्ग, बिजनेस क्लास जो है, हाँ जस्ट वन मिनट, हाँ हेलो, हाँ क्या हाँ बोलिए। नहीं कोई खाना तो पूछ रहा था उसके। ठीक। तो when the business class became dominant in society, समाज में देखिए बिजनेस वर्ग पहले नहीं होता था। पहले जो है देयर वाज रूलिंग क्लास एंड रूल्ड क्लास, यानी एक जो होते थे जो शासन करते थे और बाकी लोग होते थे जिन पर शासन किया जाता था। आफ्टर दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अ बिजनेस क्लास और मिडिल क्लास इमर्ज्ड। तो ये बिजनेस क्लास का धीरे धीरे, जैसे इंग्लैंड था, वहाँ पर पहले राजा का शासन होता था और उनके मंत्री होते थे जो कि जिनके पास अधिकार शक्तियाँ होती थी, और बाकी लोग आम जनता, सब्जेक्ट्स होते थे, द पीपल। ये सब जगह लगभग था, सभी देशों में। तो ब्रिटेन में एक तरह से ये सोशल रिवॉल्यूशन था, सामाजिक क्रांति आई थी, जिसको कि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये एक मतलब इट वाज अ सोशल मूवमेंट, जिसमें कि बिजनेस क्लास था जो उभरना चाह रहा था और वहाँ उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो उसके लिए फिर उसने अपना एक वहाँ क्रांति आई, बिजनेस की बाढ़ जिसी आई, और धीरे धीरे राजाओं का महत्व कम होता चला गया और बिजनेस क्लास का महत्व ज़्यादा होता चला गया। तो जो मोनार्की था, पहले राजशाही थी, उसको हटा के फिर वहाँ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया, जहाँ के लोग चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे और वो सरकार चलाने लगे। तो धीरे धीरे सारे पावर्स जो हैं वो राजा या रानी जो भी थे उनसे लेके और पार्लियामेंट के पास चले गए, और वो मात्र
एक कहने के लिए राजा रानी रह गए, जैसा आज की स्थिति है। तो उस समय जब ये बिजनेस क्लास उभर रहा था, जो कि जाके जगह जगह बिजनेस के लिए अपने नए फायदे के लिए रास्ते देख रहा था, तो कहने का मतलब है कि बिजनेस और मनी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। तो फिर वो जो अलग अलग सरकारें थी दुनिया के देशों में, उनकी कोशिश होने लग गई, क्योंकि वो बिजनेसमैन से डोमिनेटेड थे, बिजनेसमैन उनको फंड देते थे, वो सरकार में आते थे। तो उन्होंने जगह जगह दूसरे देशों पर सोचा कि कब्जा करें, ताकि उससे हमारा बिजनेस का फायदा हो, हम बिजनेस अपना फैला सकें, हम ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकें, या हम अपना रॉ मटेरियल्स का सोर्स बढ़ा सकें, चीप रॉ मटेरियल, चीप लेबर, लोगों को ले जाते थे काम कराने के लिए गुलामों की तरह, या कम पैसे पर काम करवाते थे। तो दे गॉट चीप लेबर, दे गॉट चीप रॉ मटेरियल, एंड दे गॉट अ बिग मार्केट टू सेल दोज गुड्स। तो जो पहला फेज था, जहाँ की सिर्फ अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए, अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए देश एक दूसरे पर अटैक करते थे, या राजा एक दूसरे पर अटैक करते थे, उसको हम कहते थे इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज हुआ, जहाँ की बिजनेस इंटरेस्ट्स के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए दूसरे देशों की तरफ कब्जा किया जाने लगा, उसको हमने कहा कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद हिंदी में कहते हैं। कॉलोनियलिज्म यानी वो कॉलोनीज बना लेते थे। पहले जो है इंपीरियलिज्म था, साम्राज्य, तो वो जब देशों पर कब्जा करते थे तो उनको उनका टेरिटरी बोला जाता था। बाद में जब जो है ये बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि ब्रिटिश हमारे यहाँ आए पहले बिजनेस करने के लिए, धीरे धीरे यहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया, और यहाँ से उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया अपने फायदे के लिए। यहाँ के लोग गरीब होते गए, वो अमीर होते चले गए। तो इसको कहा जाता था कॉलोनियलिज्म या कॉलोनी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, पीटी में। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दिया। तो जैसे कि इंडिया को उन्होंने अपना एक कॉलोनी, यहाँ आए किस लिए थे ब्रिटिश? वो आए थे बिजनेस करने के लिए। उन्होंने भी सुना था कि द गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया है इंडिया, यहाँ बहुत वेल्थ है, तो यहाँ से कितना हम कमा सकते हैं। लेकिन उस समय लैंड रूट से आना बहुत डिफिकल्ट था यहाँ तक, तो इसीलिए हाँ, तो सी रूट की खोज होने लगी थी। और जब दूर दूर देशों में सी रूट्स मिल गए थे, और सी से आना काफ़ी मतलब कम खर्चीला था, हालांकि खतरनाक था। जब शुरुआत में जानकारी, नई जगह लोग जाने से डरते थे नए समुद्री रास्तों पर, लेकिन जब उन्हें रास्ता मिल गया और एक डेफिनिट रूट तैयार हो गया, तो सी से आने का रास्ता सस्ता भी था, और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिप, बड़े बड़े जहाज पर सामान लाया ले जा सकते थे। तो इस तरह एक नया जो है एक दौर शुरू हुआ, जिसे आप द एज ऑफ डिस्कवरीज कहते हैं, कि लोग दूर दूर देशों को खोजने लग गए, ताकि वहाँ से वो, तो हर देश से, जो भी इस तरह के देश थे, बड़े जो पावरफुल कंट्रीज थे, जो चाहते थे कि दूर हम अपना नया बिजनेस फैलाएं, तो वो देशों की खोज में निकल गए। तो कोई इंडिया आया, कोई अफ्रीका गया, कोई कहीं गया, और वहाँ जा जा के उसने अपना वहाँ बिजनेस करना शुरू किया वहाँ से। तो इस तरह ब्रिटिश इंडिया आए बिजनेस की तलाश में, बिजनेस करने के लिए। और शुरू में जो वो बिजनेस यहाँ से कर रहे थे, ध्यान, अब इस बातों को समझिएगा, ये बातें बताने वाले बहुत कम लोग। जब शुरू में यहाँ ब्रिटिश आए और यहाँ से बिजनेस करते थे, तो उनका एक्टिविटी क्या था? वो यहाँ से मसाले, सिल्क, रेशम, जो बहुत सारे और फूड आइटम्स या स्पाइसेस और इस तरह के आइटम्स, केसर वगैरह जो यहाँ मिलते थे, उनको खरीदते थे। कॉटन कपड़े यहाँ बहुत अच्छे बनते थे, तो कॉटन के कपड़े वगैरह खरीदते थे, उनको वो खरीद के और अपने यहाँ ले जाके बेचते थे। तो यहाँ जो वो चीज़ें खरीदते थे, उनके बदले में यहाँ सोने के सिक्के दिया करते थे, और वहाँ जाके अपने यहाँ उसको बेचते थे काफ़ी महंगी कीमतों पर। मतलब महंगा मतलब यहाँ तो काफ़ी चीप था, तो वहाँ वो अच्छा खासा कीमत पर बहुत ज़्यादा फायदे के साथ बेचते थे। तो कहा जाता था कि उस समय की इस तरह के व्यापार में उन्हें 26 गुना फायदा होता था, यानी जिस प्राइस पे यहाँ खरीदते थे उसके 26 गुना से ज़्यादा प्राइस पर वहाँ बेचते थे।
जिसमें तो नेचुरल बात है कि इतना रिस्क लेके वो इतनी दूर आते थे, हजारों किलोमीटर की जर्नी करके, तो अपना उनका भी तो एंटरप्रेन्योरशिप था, वो भी एंटरप्रेन्योर थे एक तरह से, तो उनका रिस्क लेते थे तो प्रॉफिट होता था उनको। लेकिन इससे उन्होंने देखा कि उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ सोने के सिक्के देते थे, यहाँ से खरीदते थे और फिर ले जाते थे। दूसरा बात, यहाँ का मार्केट कैप्चर करने के लिए उन्हें कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी दूसरे देशों से, क्योंकि सब में कंपटीशन था। आपने पढ़ा है कि शुरू में सारे देश आए थे, और चाहे वो पोर्चुगल हो, डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, और कई देश आए थे, स्पेन के थे, तो इन सब में आपस में लड़ाइयाँ होती थी अक्सर मार्केट कैप्चर करने को लेके, और फिर उसके बाद जिसका पावर ज़्यादा होता था तो यहाँ आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनका खर्च भी होता था अच्छा खासा। तो उन्होंने देखा कि हम इतना यहाँ पे करते हैं यहाँ, तो यहाँ के राजाओं की जब उन्होंने कमज़ोरी देखी कि ये एक दूसरे से जलते हैं और अपने को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे के साथ कैसा भी व्यवहार करने को तैयार हैं, लोगों में कोई एकता नहीं है, इस तरह की सोच नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरे को लड़ाना शुरू किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की, और धीरे धीरे अपना यहाँ हावी होते चले गए, अपना पावर इस्टेब्लिश करते चले गए। जो आपने पढ़ा है कि धीरे धीरे प्लासी की लड़ाई के बाद जो है यहाँ वो पूरी तरह पॉलिटिकल मास्टर्स की तरह जो है इस्टेब्लिश होने लग गए, यानी अब वो यहाँ के शासक होने लग गए थे धीरे धीरे। और 1857 के पहले आपने पढ़ा है कि लगभग पूरे देश पर उनका कब्जा हो चुका था। तो इस हमारे यहाँ वो उनका सोल पर्पस क्या था कि टू टेक मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फ़ायदा कमाया जा सके। तो नेचुरल है कि उनका जो सोच था कि अगर हम यहाँ के शासक हो गए, इफ़ वी आर गवर्निंग दिस एरिया, तब तो सब कुछ हमारा है। जैसे पहले मुगल थे, शासन करते थे, तो उनसे जाके ऑर्डर लिया करते थे कि हाँ कहाँ जाएं, कहाँ बिजनेस कर सकते हैं। मुगल उन्हें लिखित ऑर्डर देते थे जिनको फरमान कहा जाता था, तो उनसे उस वो देते थे कि ठीक है आप वहाँ जाके कर सकते हैं। या पहले देखिए जैसे वो यहाँ भी आए थे तो वो वहाँ के राजा रानी से परमिशन लेके आए थे 1600 में, जिसको आप चार्टर कहते हैं। तो पहले क्वीन एलिजाबेथ या जो भी थी उन्होंने चार्टर दिया था, तो उसे कहते थे चार्टर। तो चार्टर एक्ट जो आते थे इस तरह से, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, तो वो राजा या रानी के द्वारा दिए गए आदेश होते थे। बाद में जब वहाँ पार्लियामेंट आ गई तो वहाँ फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वहाँ से पास होने लग गए पार्लियामेंट के द्वारा। तो जो आपने यहाँ पढ़ा है कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट या जो भी एक्ट आते थे, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट वर्ड आने लग गया जब से वहाँ पार्लियामेंट हो गया। उससे पहले चार्टर होते थे क्योंकि राजा रानी का शासन था। तो वहाँ के भी राजा रानी से वो ऑर्डर लेके यहाँ आए थे बिजनेस करने के लिए, तो चार्टर उन्हें दिया जाता था। फिर यहाँ आते थे तो यहाँ के जो भी राजा रानी का एक फरमान, हाँ राजा रानी के जो उस समय आदेश होते थे उसको चार्टर कहा जाता था। और ये पार्लियामेंट आया तो एक्ट तो हो गया। एक्ट हो गया, जैसे हमारे यहाँ एक्ट पास होते हैं, कानून बनते हैं। तो अब यहाँ वो आते थे, देखते थे कि जो भी राजा हैं, नवाब हैं, उनसे उनको ऑर्डर लेना पड़ता था, उनको खुश करने के लिए बहुत सारे तोहफे देने पड़ते थे उनको, कि वो हमें ऑर्डर दे दें तो फिर हम बिजनेस कर पाएंगे। तो वो सब आपने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में कि बंगाल आए, बंगाल में, लेकिन उन्होंने देखा कि हमें बहुत इसमें खर्च हो जाता है, राजा रानी को भी हमें इतना ज़्यादा गिफ्ट देना पड़ता है खुश करने के लिए, और फिर हमें यहाँ compete करना पड़ता है, सेफ्टी का भी खतरा होता है क्योंकि ये विदेश था, उनके लिए नया जगह था, और दूसरे देश के भी लोग यहाँ तो आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो उन्होंने देखा क्यों ना हम यहाँ कब्जा कर ले, तो ना हमें किसी से ऑर्डर लेना पड़ेगा, ना किसी को देना पड़ेगा, और बल्कि जितना हम चाहेंगे यहाँ से टैक्स वगैरह वसूल के या लोगों से हम पैसा वसूल के अपना जेब भर पाएंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और यहाँ धीरे धीरे कब्जा करते गए, शासन अपना फैलाते चले गए। तो अब उनका प्राइमरी मोटिव हो गया था क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसे कमाना। चाहे वो गवर्नमेंट में रहे तो लोगों से टैक्स वसूलते थे, या अधिकारी थे वो घूस लेते थे, या अपना कानून बना के वो अपने चीज़ों पर टैक्स कम कर देते थे ताकि उनकी चीज़ें बिकने लगे, क्योंकि उनकी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी जब उन पर टैक्स कम लगेगा, और यहाँ की चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा कर देते थे तो यहाँ की चीज़ें महंगी हो जाती थी, कोई उन्हें खरीदता नहीं था।
यहाँ से वो कानून बना के सस्ता जो है रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने यहाँ, और वहाँ फैक्ट्री में बना के उसको लाते थे और यहीं बेचते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी जो थी, डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो चौपट होने लग गई, क्योंकि हमारा कुछ भी बिकना बंद हो गया और हम मजबूर हो गए, क्योंकि अब वो हमारे शासन कर रहे थे, जो कानून बनाते थे मानना पड़ता था हमें। तो वो अपना जो है उस पर टैक्स कम लगाते थे, हम पर टैक्स ज़्यादा लगा देते थे, या कानून बना देते थे कि जो है यहाँ का जो रॉ मटेरियल है कोई यहाँ के बिजनेसमैन को नहीं बेचेगा, यहाँ के कारीगर को नहीं बेचेगा, वो सिर्फ उस हम ब्रिटिश कंपनी को ही बेचेगा। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ की इकोनॉमी को चौपट कर दें और अपनी इकोनॉमी को कितना ही डेवलप कर। तो इसको जो कि पहली बार दादा भाई नौरोजी ने इसको ये किया था, दिखाया था, और आरसी दत्त जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके आधार पर कि दादा भाई नौरोजी ने जो है बताया था कि यहाँ से लोग बहुत भारी मात्रा में पैसा जो है चूस के ले जा रहे हैं, जिसको उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, आपने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में? हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का उन्होंने नाम दिया था कि ड्रेन मतलब बह रहा है, नाली में पैसा। ड्रेन मतलब होता है कहीं से निकालना, ले जाना, चूसना, बहना। तो किस तरह से इंडिया का वेल्थ बह के जा रहा है ब्रिटिश की तरफ, ये उन्होंने उसमें बताया कि एक एस्टिमेट किया था कि साल में कितना पैसा जो है, कितने लाख रुपए उन्होंने एस्टिमेट किया था, शायद 26 लाख या कितना, कि इतना नहीं 75 करोड़ था, नहीं 75 करोड़ नहीं, 200 करोड़ था खजाना में। हाँ, मतलब जो भी सरकार के पास फंड्स था उतना। हाँ हाँ, जैसे उस समय जो भी सरकार का उतना अर्निंग था, सरकार का, चाहे वो टैक्स के द्वारा हो चाहे जिस तरह से भी हो, तो वो 200 करोड़ का जो है खजाना था, जिसमें कि तय हुआ था कि 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे और 125 करोड़ यहाँ के लिए मतलब रखा जाएगा, क्योंकि सरकार चलाने का खर्च होता है, इतना बड़ा देश चलाना था। पाकिस्तान का भी काफ़ी बड़ा साइज था, क्योंकि बांग्लादेश वगैरह सब पाकिस्तान में थे। तो उसको 75 करोड़ देना तय हुआ था, और टोटल हमारा 200 करोड़ था, जिसमें कि 20 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर उनको तुरंत दे दिया गया था, और 55 करोड़ होना था, कुछ दिन बाद देने की बात थी। तो उसी 55 करोड़ को लेके बाद में जो है बवाल हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई। हाँ, वो दिया गया था, दिया, हाँ, क्योंकि जब, हाँ, मतलब एग्री किया गया था कि हाँ दे दिया जाएगा, और दिया भी गया था। अब पूरा 55 करोड़ दिया कि कितना दिया उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब महात्मा गांधी जो है अड़ गए थे और फास्ट पर चले गए थे, डेथ फास्ट, डेथ फास्ट जो है क्या बोलते हैं, फास्ट अनटू डेथ, मतलब आमरण अनशन। तो जब फास्ट अनटू डेथ, एफ एफ फास्ट फास्ट, तो नहीं नहीं, एफ फॉर फैन, हाँ फास्ट, अनटू डेथ, यानी कि भूखे रहेंगे जब तक कि मौत भी आ जाए, तब तक भूखे रहेंगे, आमरण अनशन कहते हैं हिंदी में। तो जब वो इस तरह का गांधी ने किया, तो उसके कारण उनकी हत्या कर दी गई जो है, खैर वो अलग कहानी है। तो दादा भाई नौरोजी, नहीं नहीं, पहले ही एग्रीमेंट हो गया था, भाई मान गए थे पहले, क्योंकि जो हमारी सरकार थी उस समय की, वो नहीं देना चाह रही थी। नेहरू थे या पटेल थे या और लोग थे जो भी थे सरकार में, तो उनका कोई नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि लोग इतने दुखी थे, क्योंकि उन्होंने जो कश्मीर पर अटैक करके वहाँ कब्जा कर लिया था, और वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ी थी, या जिस तरह का आज़ादी के पहले इतनी ज़्यादा वायलेंस हुई थी, दंगे फसाद हुए थे, तो उससे
कोई भी जो है बहुत दुखी थे लोग पाकिस्तान के रवैये से। और उसी समय नहीं, मतलब पिछले आप समझिए कि 1940 के बाद से इतना ज़्यादा वायलेंस होने लगा था और मुस्लिम लीग का, तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो लोगों का मन टूट चुका था और वो इसलिए पाकिस्तान को कोई पैसा देना नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि गांधी आदर्शवादी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जब कहा है तो उसको करना पड़ेगा। तो अगर हमने तय किया है कि उनको दिया जाएगा तो वो हमें देना चाहिए, हमें अपनी बात से हटना नहीं चाहिए। और सबका मन दुखी था, कोई अंदर से तैयार नहीं था। दूसरे बात की लड़ाई लड़नी पड़ गई थी, जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी 47 में, तो उससे हमारे फंड्स काफ़ी खाली हो गए थे, सरकार का खजाना भी काफ़ी खाली हो गया था। तो इस वजह से और भी कोई देना नहीं चाह रहा था कि पहले ही हमारा खजाना खाली हो चुका है तो हम पैसा कहाँ से देंगे और हमारा देश कैसे चलेगा, जो इतनी गरीबी से लड़ रहा था देश वैसे ही उस समय। तो इस कारण से कोई नहीं देना चाह रहा था। तो लेकिन गांधी वहाँ पर अड़ गए कि नहीं, जो तय किया है तो उसको देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी देना पड़े, हमें अपनी बात से नहीं हटना चाहिए। और इसी पर जो है बहुत से लोग समाज के दुखी हो गए और उन्होंने फिर गांधी की हत्या की साजिश हुई थी। तो खैर चलिए, तो हम यहाँ बता रहे थे कि जो दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट हु पॉइंटेड आउट अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस नो स्पेशल एफर्ट वॉज मेड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कि इंडिपेंडेंस के पहले हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि किसी को मतलब भी नहीं था कि अब हमारे देश, क्योंकि वी वर अंडर द ब्रिटिश, हम तो ब्रिटिश के अंडर में थे, तो हमारे देश का क्या इनकम है नहीं है इसको कौन ध्यान दे रहा था। भाई ब्रिटिश यहाँ सरकार चला रहे थे तो उनको अपने फायदे से था मतलब कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो यहाँ के लोगों का क्या इनकम है इसको, इससे क्या लेना देना था, किसी को कोई लेना देना उनको तो नहीं था। तो इसलिए इसका कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया जानने का कि हमारा नेशनल इनकम क्या है देश का। इन 1868 दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैसा आपको बताया कि 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार एक नेशनल इनकम की बात उठाई थी कि हमारे देश का इतना इनकम है या हो रहा था, जो भी है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि पहले देश का कोई कंसेप्ट नहीं था, लोग अपने अपने जो जिस राज्य के थे वहाँ के बारे में सोचते थे, जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ किसका शासन चल रहा था, इतना ही सोच थी लोगों की। ठीक है, तो पूरे देश के बारे में सोचने का ऐसा धीरे धीरे लोगों के मन में, लेकिन पूरे देश की इकोनॉमी जो उसके बारे में सोच किसी की नहीं थी। तो जो आरसी दत्त ने एक बुक लिखी, और क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे, तो उस बुक के आधार पर दादा भाई नौरोजी ने 1868 में पहली बार एक नेशनल इनकम का एस्टिमेट किया था हमारे देश का। इन हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये ब्रिटिश की जगह अन ब्रिटिश है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सही नाम है उसका। ये पूछा गया था ये इसमें कि इस बुक को किसने लिखा था। तो अन ब्रिटिश, UN भी है ब्रिटिश के पहले, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको नहीं ध्यान दिया गया है, लिख दिया गया है ऐसे। हाँ, अन ब्रिटिश वहाँ पर कहने का सेंस ये था, जो दादा भाई नौरोजी ने ये कहा था या दिखाया था कि जो ब्रिटेन की सरकार है, यानी जो वहाँ राजा रानी या जो भी आगे पार्लियामेंट है, वो ये सोचते हैं कि हम एक बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं भारत में। ठीक है, उनका ये मानना था कि हम एक बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं भारत देश में, और उसी हिसाब से वो उनके जो भी ऑर्डर्स आते थे, आदेश आते थे, वो उसी हिसाब से होते थे। लेकिन यहाँ जो लोग थे, जो यहाँ शासन कर रहे थे, जो अधिकारी थे या बड़े बड़े पदों पर थे, वो अपने फायदे के लिए देश को चूस रहे थे। ठीक है, जैसे देखिए अभी आज के डेट में भी आप देख सकते हैं क्या होता है, सरकार पॉलिसी बनाती है लोगों के फायदे के लिए, वो सोचती है, सरकार की सोच अच्छी होती है, वो सोचती है कि हम लोगों के लिए कुछ करें। लेकिन
अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, कोई मंत्री होता है, वो क्या करता है, अपने फायदे के लिए जनता को धोखा देते रहते हैं, जनता को लूटते रहते हैं। कानून बनते हैं जनता की हिफाजत के लिए, उसका इस्तेमाल पुलिस अपनी जेब भरने के लिए करती है, अधिकारी लोग अपना जेब भरने के लिए करते हैं या जनता को सताने के लिए करते हैं। तो सरकार की सोच ऐसी नहीं होती है। सरकार किसी अच्छे सोच से कोई चीज़ को बनाती है, लेकिन वो उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, जो उसको लागू करने वाले होते हैं, वो उसको अपने फायदे के लिए उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मतलब उसको कुछ का कुछ करने लगते हैं। आज भी होता है। आज देखिए इतने घोटाले होते हैं, इतने ये होते हैं, गड़बड़ होता है, कैसे हो जाता है? अधिकारियों की मिली भगत होती है किसी न किसी। वो कहेगा कि अब अधिकारी का काम है कि हमें किसी चीज़ को रोकना है, और वो क्या करेगा, पैसे लेके बोलेगा जाओ, जाने देगा, ध्यान नहीं देगा, अपना जेब भरना है। कानून बना है सरकार ने, वो फायदे के लिए बना है, लेकिन वो अपना फायदा देखता है, उसको सरकार के फायदे से या जनता के फायदे से क्या मतलब। तो इसी तरह का उस समय ब्रिटिश अधिकारी भी बहुत से करते थे कि भारतीयों के फायदे के लिए या ब्रिटिश सरकार के फायदे से उन्हें क्या होना था, वो अपना पर्सनल इनकम के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो लोगों से वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करते थे। तो इसी को उन्होंने कहा है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि ब्रिटिश रूल ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जो लागू करने, क्योंकि ब्रिटिश कहाँ है, वो यहाँ से बहुत हजारों मील दूर है, और यहाँ जो उसको लागू करने वाले लोग हैं, तो वो जो है कुछ और तरह का शासन यहाँ चलाते हैं, जैसा शासन वहाँ से नहीं कहा जा रहा है चलाने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। खैर, उस बुक में दादा भाई नौरोजी ने देखिए क्या कहा, ही स्टेटेड दैट द पर कैपिटा एनुअल इनकम इज ₹20। उस समय उन्होंने एक एस्टिमेट किया था कि एक आदमी का पर कैपिटा जो है इनकम एनुअल उस समय इंडिया में 20 रुपये था। यानी एवरेज अगर करें, एक आदमी साल में 20 रुपये कमाता था। तो ये एक एस्टिमेट था। अब इस पर सही गलत कहना या कितना सही था, कितना क्या था, उस पर नहीं। लेकिन हाँ, फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट बार किसने एस्टिमेशन किया था, याद रखने की चीज़ है कि नेशनल इनकम का फर्स्ट एस्टिमेशन किसने किया था, तो इट वाज दादा भाई नौरोजी इन 1868। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में है। और कितना था, तो इट वाज पर कैपिटा इनकम वाज 20 रुपीज। After that, other intellectuals also estimated national income and per capita income individually. कई लोगों ने और भी उसके बाद किया। इस नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स as suggested by famous economist Dr. V.K.R.B. Rao between 1925 to 29 was more widely prevalent. उसके बाद हम जब आते हैं, कई लोगों ने फिर समय समय पर नेशनल इनकम का एस्टिमेट किया, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा समय तक इस्तेमाल हुआ डेटा, तो 1925 से 29 के बीच में एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे हमारे देश के, डॉक्टर V.K.R.B. राव। तो उन्होंने जो नेशनल इनकम के फिगर्स सजेस्ट किए थे, उनका लंबे समय तक इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर V.K.R.B. राव 1925 से 29। After independence, a committee on the national income was constituted in August 1949 under the chairmanship of Professor P.C. Mahalanobis, and its objective was to estimate national income of India. ठीक है। अब हम आगे जाते हैं आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये तो अंग्रेज़ों के जाने से पहले की बात थी। अब जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के गए, एक बहुत ही ख़राब कंडीशन में इंडिया था, बहुत गरीबी थी, बीमारी थी, चारों तरफ लोग परेशान थे, काम धाम नहीं था, रोज़गार नहीं था, बेरोज़गारी थी। तो उस समय जो है एक हमारे बहुत बड़े फिर इकोनॉमिस्ट हुए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। तो उनके अंडर में एक कमिटी बनाई गई अगस्त 1949 में, जिसका काम था देश
का नेशनल इनकम, यानी एक तरह से देश की इकोनॉमी का पूरा जायजा लेना कि व्हाट इज द इनकम, व्हाट इज द प्रोडक्शन एट डिफरेंट सेक्टर्स। तो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना उनको जिम्मा दिया गया। दिस कमिटी रिलीज्ड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन अप्रैल 1951। अप्रैल 1951 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, total national income and per capita income of the country was rupees 8,650 crores and rupees 246.9 respectively in 1948-49। तो जो महालनोबिस कमेटी बनी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया 1951 में और उन्होंने कहा कि 1948-49, मैंने बोला कुछ समय लगता है तो पुराना डेटा होता है, तो 48-39 के लिए इन्होंने दिया था, 49 के लिए, कि जो हमारा टोटल नेशनल इनकम है उस साल का वो था 8,650 करोड़, यानी लगभग 8,500 करोड़ नेशनल इनकम। एंड पर कैपिटा इनकम जो था, यानी एक व्यक्ति का अगर उसको एस्टिमेट करें तो इट वाज रफली 246.9, यानी कि लगभग आप एक फिगर करने के लिए 250 रुपये मान सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो था 250 रुपये था और नेशनल इनकम जो था 8,500 करोड़ रफली था। एग्जैक्ट फिगर कहेंगे तो 8,650 करोड़ और यहाँ 246.9 रेस्पेक्टिव। तो ये था महालनोबिस कमेटी के द्वारा 51 में बताया गया नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। आफ्टर 1954 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद जो है एक बॉडी बनाई गई, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, जो कि आज तक काम कर रही है इसका। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बना, तो 1954 में इसको बनाया गया बाय द गवर्नमेंट। और इसका काम क्या था? मेनली इट वाज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। दिस इंस्टीट्यूशन पब्लिशेज नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स रेगुलरली। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जो कि लगातार जो है हमारे देश का नेशनल इनकम का जो फिगर्स है उसको लोगों के सामने छापती है, रखती है। ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल इनकम। और हमारे इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, all the 3 sectors have contributed towards creation of national income। तो नेशनल इनकम जो हमारा बनता है, क्योंकि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर खेतों का प्रोडक्शन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंडरी है यानी फैक्ट्री वगैरह में जो बनता है वो हो प्रोडक्शन, या सर्विसेज जो सर्विसेज के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, तो तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन का हम इसमें जो है लेते हैं कंट्रीब्यूशन। नाउ वी विल स्टडी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो आपको आइडिया है कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो इट गिव्स अस अ मोर रियल आइडिया ऑफ द इनकम लेवल और द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। किसी देश के आर्थिक हालात कैसे हैं वो जीडीपी से हमें बहुत ज़्यादा सही पता नहीं चलता है, क्योंकि जीडीपी तो हो सकती है बहुत, लेकिन वहाँ के लोगों का क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जीवन का स्तर क्या है, ये नहीं पता चलता है। क्योंकि हो सकता है कि जो सारी फैक्ट्रीज हैं वो कुछ ही लोगों की हो और सारा पैसा उनके जेब में जा रहा है, तो आम आदमी गरीब हो लेकिन उस देश का जीडीपी बहुत हाई हो सकता है। आप ऐसा सिचुएशन देख लीजिए कि मान लीजिए कुछ लोग हैं, बड़े बड़े परिवार हैं जिनके पास सारे फैक्ट्रीज, तो जीडीपी प्रोडक्शन तो होगा क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, लेकिन सारे जो ज़्यादातर प्रोडक्शन है वो कुछ लोगों के पास है।
बाकियों के पास तो कुछ है नहीं पैसा, अपना इनकम ज़्यादा, तो द जीडीपी में बी वेरी हाई बट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एन एवरेज पर्सन में बी वेरी लो। तो जीडीपी से हमारा लोगों का, क्योंकि अब हम लोगों पर फोकस करने लगे थे, क्योंकि अब गवर्नमेंट आ चुकी थी, अब पार्लियामेंट्स की तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ रही थी, और जहां लोग जो है वोट देते थे, तो अब सारी चीज़ें लोगों पर शिफ्ट हो रही थी, सारा फोकस लोगों पर शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि जनता अब वोट दे रही थी तो उसे अपना अधिकार चाहिए था, उसे अपने डेवलपमेंट चाहिए था। तो अब जो है हाईलाइट में जनता हो रही थी कि जनता की क्या ज़रूरतें हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं। तो जीडीपी हाई होने का मतलब नहीं था कि जनता की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो इसीलिए हमें एक कोई और चीज़ चाहिए थी जो और सही तरीके से बता सके कि हमारे देश में लोगों का स्तर कैसा है। तो उसमें पर कैपिटा इनकम इट वाज बेटर, ये बेटर आइडिया देता है। हालांकि ये भी बिल्कुल सही आइडिया नहीं देता है, लेकिन इट इज़ बेटर दैन जीडीपी एंड नेशनल इनकम, क्योंकि ये बताता है कि हाँ एक आदमी का एवरेज क्या है इनकम, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हाँ लोगों की वहाँ इनकम क्या है। देखिए, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर in a country like India, where population is increasing at a higher rate, there is low per capita income, high illiteracy level, and diversity of languages, standard of living and cultures. तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत जैसा देश है जहाँ का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वहाँ क्या है कि पर कैपिटा इनकम लो है, काफ़ी कम है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। हाई इलिटरेसी लेवल, जहाँ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, एंड डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस की भी डाइवर्सिटी, यानी बहुत सारी तरह की भाषा बोली बोलने वाले लोग हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कल्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अलग अलग है लोगों का, कई तरह के कल्चर्स, यानी अलग अलग तरह के लोगों का रहना सहना यहाँ पर। इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली रिकॉग्नाइज्ड दैट द पर कैपिटा इनकम शुड बी इंक्रीज्ड टू फुलफिल डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो कहा जा रहा है कि ये लगातार ऐसा सरकार द्वारा महसूस किया जाता है या कहा जाता है लोगों द्वारा सरकार से कि पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जानी चाहिए, अगर आप जो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। अब कोई भी सरकार बनती है, जैसे देखिए अब नई सरकार बन रही है, नई सरकार बनी है, अभी आप शपथ ग्रहण हो गया, वो तो सबने लिया है। तो अब सरकार क्या है कि अपने कुछ पॉलिसी, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी कि हमें इकोनॉमिक फील्ड में क्या करना है, क्योंकि नई सरकार बनी है तो उसकी पुरानी सरकार तो ख़त्म हो गई और नई सरकार है, तो अब जिस तरह के इनको मिला है रिस्पांस, जनता से जिम्मेदारी मिली है, वोट किया है जनता ने, लोगों को लाया है फिर से सरकार में, तो उस तरह से उनकी भी जिम्मेदारी वो समझते हैं कि हाँ, तो समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है उनकी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या करना है, ये अब वो तय करेंगे आपस में, और उसको अचीव करने के लिए वो अपना जो है कार्यक्रम बनाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, जनता को दिखा सकें कि देखिए हमने ये चीज़ पहले तो बताएंगे, या बताया था उन्होंने, एजेंडा में अपने दिया था, अपना अपना सब दे रहे थे कि ये करेंगे ये करेंगे, तो उन चीज़ों को जो वायदे किए थे अब वो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए अपना
वो स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे उसको पूरा किया जाए। तो यही कहा जा रहा है कि सरकार से एक लगातार कहा जाता है कि पर कैपिटा इनकम को बढ़ाइए ताकि जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा किया जाए। ओनली आफ्टर दैट वी कैन मेक आवर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड इंक्रीज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब ये सरकार के जो इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब ये पूरे होंगे तभी हम खुश रह सकते हैं, हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है और हमारा जीवन का स्तर सुधार हो सकता है। सरकार अगर अच्छे से काम करेगी, लोगों के हित में काम करेगी, अपने सामाजिक दायित्व जिम्मेदारी पूरा करेगी, जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करेगी, जैसे अब रोज़गार देना होता है, डेवलप करना होता है इकोनॉमी को, इंडस्ट्रीज़ लगाने होते हैं, तो अगर वो ऐसा करेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो जब इनकम बढ़ेगा, रोज़गार मिलेगा, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा, लिविंग बेटर होगा, खुशहाल रहेंगे। अब देखिए, अब एक बॉक्स में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। लेट्स नो इंडिया हैज़ वेरी लो इनकम एंड द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो लो। कहा जा रहा है कि इंडिया जो है एज ए कंट्री, उसका इनकम लो है, और जब इंडिया का लो इनकम होगा, पॉपुलेशन इतना हाई है, तो डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम तो काफ़ी लो आएगा ही, तो वेरी लो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009, 2009 की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इन 2007 वाज $950। तो 2009 में जो रिपोर्ट आई थी, जो कि 2007 का के डेटा बता रही थी, तो 2007 में हमारे देश का पर कैपिटा इनकम जो था $950 था। ये एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल, साल का $950, यानी 350 से आप रफली डिवाइड करें तो मान लीजिए कि, क्योंकि साल में अगर 350 दिन हम मान के चलते हैं तो $3 से कम ही आएगा। तो $3 रफली अगर हम लेके चले कि डेली का $3, और $3 का उस समय वैल्यू मान लीजिए आप था 50 रुपये, तो ये आता है 150 रुपये। तो एक जो है एक एवरेज पर्सन का जो इनकम था 2007 में हमारे यहाँ 150 रुपया लगभग जो है डेली का था। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज अबाउट 1/48 ऑफ पर कैपिटा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो फिगर है डेली का $3, ये अमेरिका का लगभग 1/48 यानी 50वां हिस्सा रफली है। यानी हमारे यहाँ डेली आदमी $3 कमाता है, तो वहाँ आदमी डेली $150 कमाता है, एवरेज कहा जा रहा है। तो देख लीजिए कि हमारे यहाँ $3 है और वहाँ जो है आपका $150 के रफली अराउंड है, 50 गुना कम था हमारा। 10 पर कैपिटा इनकम ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर एज फॉलोज। पर कैपिटा इनकम दिया गया है कई देशों का, ये साल भर का है। तो पर कैपिटा इनकम अमेरिका में है लगभग $46,000, इंग्लैंड में है $42,700, चाइना में है 2,300 कुछ डॉलर, और बांग्लादेश में है $870, इंडिया का $950। तो अब ये फिगर्स जो हैं एक नेशनल इनकम के फिगर्स थे, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं समझने की, लेकिन हाँ अगर एक तौर पर आप देखें तो ये था कि ये हालात थे कि जहां अमेरिका का नेशनल पर कैपिटा इनकम था $46,000,
वहाँ इंडिया का है $950। देखते हैं आगे। Many steps have been taken in 5-year plans for the restructuring of rural economy, but because population is increasing at a higher rate of growth in comparison to growth rate of industries, the burden of population on land is continuously increasing during the past years, which is the cause of poverty and unemployment. कहा जा रहा है कि जो पहले 5-year प्लान्स बनते थे उसमें कई 5-year प्लान्स में कोशिश किया गया कि जो हमारा रूरल इकोनॉमी है, जो रूरल एरियाज का जिस तरह का कामकाज वहाँ होता है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, यानी उसके तरीके को, तौर तरीके को बदला जाए ताकि वहाँ के इनकम को बढ़ाया जा सके। लेकिन बट बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट ए हायर रेट ऑफ ग्रोथ इन कंपैरिजन टू ग्रोथ, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधे फैल रहे हैं, उसके कंपेयर में पॉपुलेशन का जो है बहुत तेज़ी से बढ़ना हो रहा है। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन इंडस्ट्रीज थोड़ा सा बढ़ता है। तो इसके कारण जो हमारी ज़मीन यानी कि खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारी ज़मीनों पर ही पॉपुलेशन का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहा है, जो कि कारण है हमारे यहाँ गरीबी और बेरोज़गारी का, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब इंडस्ट्रीज तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं तो लोगों को उतना रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, और जो रोज़गार, जो काम धंधा मिल रहा है उसमें काफ़ी कम पैसा मिलता है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ गरीबी है, बेरोज़गारी है। नाउ एट प्रेजेंट टाइम्स even though agriculture reforms, qualitative development in science, technology and many other sectors are not providing employment opportunities to the people. तो अब कहा जा रहा है कि हालांकि हमारे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म हो रहा है, सुधार हो रहा है, हमारे यहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी और कई अदर सेक्टर्स का भी क्वालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को, एक मिनट, उसके बावजूद लोगों को जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी, सबका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है जितने रोजगार के मौके मिलने चाहिए लोगों को उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हर सरकार आती है, पहली बार जब मोदी सरकार आई थी, इतने रोजगार, वो क्या था, सबके अकाउंट में इतना पैसा आएगा 15 लाख, ब्लैक मनी आएगा, ये सब देखिए बहुत सारे बातें बोल के ठगा जाता है लोगों को। ये आएगा, वो आएगा, जनता भी खुश होके वोट दे दिया, लगा कि भाई चमत्कार कर देगा, स्वर्ग का राज आ जाएगा लगता है धरती पर हमारे भारत में। होता क्या है, जनता जितना परेशान होती है उसको आप छोटा सा बात बोलिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसको खाने पीने को नहीं मिल रहा उसको बोले कि हाँ हाँ हम आ जाएंगे आपके लिए, आपको तो दम इतना बढ़िया हो जाएगा, खाने पीने का हर तरह का जीवन आपका सुधर, तो लोग तुरंत उसके बहकावे में आ जाते हैं। क्या करेगा, आदमी भी मजबूर है परेशानी से। तो पहले तो इन्होंने इकोनॉमी को चौपट कर दिया, लोग मजबूर हो गए, उसके बाद तरह तरह का भ्रष्टाचार इतना है ये है, और उसके बाद कहा इतना पैसा आएगा। अब लोगों को तो बोल दिया इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग क्या है, जो बोलते हैं उसी के बात में आ जाते हैं।
लोग बोला इतना भ्रष्टाचार, इतना ब्लैक मनी, और सारा ब्लैक मनी आ भी जाएगा। देखिए आ गया ब्लैक मनी, सबको मिल गया हम लोग को 15-15 लाख रुपया। ठीक है, तो लोग तो वोट देते हैं सोच के सरकार को, और इतना ज़्यादा रोजगार दिया जाएगा, इतना जो है कितने करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, सबको नौकरी मिल गया। ठीक है, तो ये जो है कारण है कि तेजी से इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज़ का, लेकिन जितना रोजगार मिलना चाहिए, बनना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। लोग पैदा हो रहे हैं, हर साल पढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बढ़ के कॉलेज से स्कूल कॉलेज पास होके आ रहे हैं, फिर बेरोजगार, क्योंकि काम है नहीं उतना। तो अब ये कहते हैं स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, क्या ना। अरे भाई, लोग इतना अपने से करने वाले रहते तो आपकी ज़रूरत कहाँ पड़ती। लोग इतने काबिल रहते कि अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर लें, सब सेटअप कर लें, तो आपकी ज़रूरत ही कहाँ रहती। फिर तो आप आते ही नहीं सरकार में, अपने आप लोग रहते, करते रहते, और जो सरकार थी चल रही होती। तो ये आके और लोगों से कि ये करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खैर छोड़िए, पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा। बट कहने का मतलब है कि जिस तरह से सब चीज़ का डेवलपमेंट कहने को हो रहा है, दिखाया जा रहा है, दिखावा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से लोगों को, अभी देखिए लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया, क्योंकि लोगों को असलियत समझ में आ गई थी कि हम ये ठग रहा है, लेकिन पेट में तो भूख है, हम भूखे हैं, क्योंकि कमाई हो नहीं रही है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है बिजनेस का। दिखाने के लिए खाली ये सब होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टीवी में जहाँ तहाँ प्रचार करने के लिए, लेकिन कहाँ हो रहा है, कहाँ लोगों को नौकरियाँ, कहाँ लोगों का सैलरीज बढ़ गया, कहाँ किसानों का इनकम बढ़ गया। कहने के लिए आप कहिए कि डबल हो जाएगा इनकम, तो ये हो जाएगा, इतने करोड़ लोगों को फायदा होगा, तो इतने करोड़ लोगों ने वोट दिया फिर उनको। तो इसीलिए जिस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में लोगों को उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। दिस इज द रीज़न दैट अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज पॉवर्टी। इसके कारण जब बेरोजगारी, मैंने आप बोला कि जब रोजगारी नहीं होगा तो आदमी के पास पैसा कहाँ से आएगा, गरीब रहेगा, गरीब की तरह जीने को मजबूर हो जाएगा। दिस इज द रीज़न दैट अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज पॉवर्टी बाय रिड्यूसिंग पर कैपिटा इनकम। क्योंकि जब टोटल इनकम बढ़ेगा ही नहीं, लोग काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तब ना इनकम बढ़ेगी। अब जब कुछ काम ही नहीं करेंगे, प्रोडक्शन होगा नहीं, तो फिर इनकम कहाँ से बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, गरीबी हो जाएगी। इन दिस रिस्पेक्ट, by providing employment opportunities in non-agricultural sector, excessive burden of labor force on agriculture can be lessened, and we can contribute significantly in agriculture, industry, removal of unemployment and national development. कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में अगर हम रोजगार देते हैं तो उससे हम जो है काफ़ी सुधार कर सकते हैं, और जो लेबर इतना जो है सब जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है आदमी काम से ज़्यादा, वो उसका भार कम करके दूसरे सेक्टर में लग सकता है, वहाँ प्रोडक्शन कर सकता है, देश के इकोनॉमी को सुधार सकता है। एंड वी कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, और हम काफ़ी इसमें सुधार कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल, तो हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं और नेशनल इनकम बढ़ा सकते हैं। तो अब कहने को कोशिश हो रही है मेक इन इंडिया की, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन आप तो पहले ही उसका पैर तोड़ दिए थे इकोनॉमी का, तो वो कहाँ से खड़ा होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपने तो पहले ही इकोनॉमी की टांग तोड़ दी, और अब कह रहे हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, भागो, मेक इन इंडिया, काम करो। तो पहले, आपसे पहले, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी ने ऐसा किया या आज के नेताओं ने किया, कुछ आज के भी लोग थे और कुछ लोग पहले के थे जो रिटायर हो गए या जो भी है। तो पहले तो आपने अपनी सरकार बनाने के लिए इसकी टांग तोड़ दी, अब आप उसी के चक्कर में फंस गए। पहले आपने लंगड़ा कर दिया देश को, अब आप कहते हो कि खड़ा हो, अब आप देख रहे हो खड़ा नहीं हो रहा है भाई, देश चल नहीं रहा है, कैसे चलेगा। अब देखिए उसी का नतीजा भी भुगतना पड़ रहा है। इतना कोशिश किए लेकिन उसका कोई इकोनॉमिक रिजल्ट नहीं मिला।
कोशिश ऐसा नहीं, मोदी ने अपनी ईमानदार कोशिश की है, मोदी ने अपने कोशिश में कमी नहीं की है, ये मैं ब्लेम नहीं करूंगा मोदी को। मोदी ने अपना पूरा जितना कर सकता था कोशिश उसने किया है, लेकिन नतीजा क्या मिला? नतीजा कुछ नहीं मिला, क्योंकि आप उसी चीज से मजबूर थे जो सरकार में आने के लिए आपके पहले लोगों ने किया, कि लंगड़ा कर दिया देश को, सरकार गिराने के लिए जो है चौपट कर दिया देश की इकोनॉमी को। तो अब आप कह रहे हैं कि सर उठ नहीं पा रहा इकोनॉमी हमारा, चल नहीं पा रहा है, तो लंगड़ा तो आप ही ने किया, आपके पूर्वजों ने किया, तो अब चलेगा कहाँ से? अब उसको उठने में, उसका डेवलप होने में टाइम लगेगा। और आपके समय में भी कोरोना आ गया जो और पीछे धकेल दिया देश को। तो आप में और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? मैं तो ये कहता हूँ, लोग कहें कि क्या फ़र्क है, आप कहें कांग्रेस तो बहुत सुधार फिर भी किया, कांग्रेस तो बहुत सुधार किया था, आप सुधार के नाम पर खाली मंदिर बनवाए, कुछ मुसलमानों को तंग किए। हाँ तो ये अयोध्या से थोड़ी ना जीत पाया इस बार। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि आपका अचीवमेंट यही है भाई। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ, यहाँ उस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, बहुत कुछ हुआ था जो नहीं जानते लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ हुआ था उस समय, लेकिन उन्होंने सारा चौपट कर दिया खाली अपना सरकार पर। इतना ही जेटली ने इतना हल्ला किया है, इसको खाली बोलने के लिए रखा हुआ था जेटली को भाजपा में। जेटली एक चुनाव आज तक नहीं जीता, तो कैसे उसको नॉमिनेट कर देते थे राज्यसभा में, उसको नॉमिनेट करते थे, एक भी चुनाव न लड़ा और न जीता आज तक, और जानता था कि नहीं जीतेंगे। बहुत से नेता ऐसे होते हैं जिनको रखा जाता है किसी कारण से, वो कभी चुनाव जीतने वाले नहीं होते हैं। मनमोहन सिंह भी चुनाव नहीं लड़े, राज्यसभा में ही जाते थे, लेकिन मनमोहन सिंह कम से कम काम करते थे, पॉजिटिव काम किया, कभी नेगेटिव काम नहीं किया। ठीक है, अपने फायदे के लिए कभी ये नहीं किया कि हाँ, या कभी प्रधानमंत्री बनाए तो ये नहीं कोशिश किया कि हाँ हम अपना पावर दिखाएं, अपना रुतबा दिखाएं। जो है भाई, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जो सोनिया गांधी ने बनाया, जो ऐसा वो लोग कहते थे वैसा करते थे, और सही काम करते थे, गलत काम नहीं किए। तो ये कम से कम ये तो नहीं किया, ये तो मतलब क्या कहें, देश को अपनी सरकार बनाने के लिए चौपट कर दिया कि एक बार हमारी सरकार बन जाएगी, ऐसा इनको सरकार गिराओ। और जितना उन्होंने अचीव किया था, जितना उन्होंने बहुत सारे काम किए थे देश के लिए, सारे देशों से संबंध, बिजनेस खराब हो गए, सारी बिजनेस को बैठा दिया आपने, सारा बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट कर दिया, जितने बिजनेसमैन थे उनका विश्वास सरकार पर से हिला दिया। और जो दुनिया भर से जो बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, जो यहाँ पैसा लगाते, इन्वेस्ट करते, उनका भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। और अब आप उनको तरह तरह से बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस करके बुला रहे हो, आइए आइए, खाने पीने के लिए थोड़े यहाँ आएगा आपका दिखा के हाँ बहुत बढ़िया खिला पिला रहा है चलो वहाँ। वो बिजनेस करने आएगा, और जब आपका वो देख चुका है कि क्या हाल आपने किया है पहले। इसी तरह वोडाफोन के साथ चला, बहुत दिन तक केस चला, वोडाफोन पर इन्होंने 10 बिलियन या कितना का टैक्स लगा दिया था बैक डेट में जाके, जो ऑलरेडी वो टैक्स दे चुका है, उसके लिए उसको फिर से कहा कि आप 10 बिलियन और दीजिए, और उस पर उसने विदेशी कोर्ट में जाके, इंटरनेशनल कोर्ट में उसने इंडिया के खिलाफ अपील किया, और फिर उसने ऑर्डर किया वहाँ से कि नहीं इंडिया का गलत है ये। तब जाके इन लोगों ने, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ से बोले कि अच्छा नहीं हम लोग से गलती हो गई, हम लोग उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो इतना बड़ा $10 बिलियन का बताइए कि टैक्स लगाएगा, तो कौन कंपनी आपके यहाँ आएगा लगाने? और ये सब ठगी है, ये खाली दिखाने का, क्योंकि और तो किसी को बुझाता है नहीं, सब तो अनपढ़ लोग को बना दिया है। मध्य यहाँ एमपी जो है, एमपी कौन जाता है? बहुत पढ़ा लिखा लोग जा रहा है, खाली जो है वोट दे दिया लोगों ने, जनता भी वैसे ही ठगा गई मोदी के नाम पर, और जिसको जिसको वोट दे दिया पहुंच गया, तो सबको बुझाता कुछ है नहीं, जो मोदी बोलता है सब वैसे ही हिला के उसके पीछे पिट्ठू बने रहते हैं। तो खाली ठगने का नाटक कि जो है हम ये कर रहे हैं, इतना देश को मीटिंग बुला रहे हैं बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करने के लिए। अरे कहाँ से आएगा जब पहले ही आपने इतना बड़ा उस सबके सामने कांड किया हुआ है। तो दिखावा के लिए उनको भी बुलाया जा रहा है, वो भी कह रहा है कि भाई ठीक है इनकी सरकार है तो चलो अटेंड कर लेते हैं मीटिंग। सब जगह मीटिंग हो रहा है, खर्च हो रहा है पूरा उस पर, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने पर। जनता को भी लग रहा है कि हाँ भाई कितना सीरियस है लोग सुधार करने के। क्या सुधार हुआ? तो कुछ नहीं, खाली जनता को ठगा जाता है। तो कोई बिगाड़े कोई, फिर कोई सुधारने का नाटक करे। ठीक है।
और नाटक में जनता फंस जाती है। तो ये जो है हमारा आखिरकार इतना हो रहा है कि ये करे सुधार करे, अरे आप इकोनॉमी को पहले ही इतना चौपट कर दिए तो सुधार क्या होगा उसमें? भले आप सुधार का दिखावा कर रहे हैं और इकोनॉमी को आपने लंगड़ा, तो आपको भी आपके समय कोरोना आ गया, अब लीजिए इकोनॉमी चल दी पीछे। अब आप दिखाने के लिए कुछ था नहीं, लास्ट में तुम राम मंदिर का मुद्दा हुआ कि भाई लोग इसी में भटक के खुश रहेंगे कि राम मंदिर बन रहा है देश में। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा बहुत पहले कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेज। धर्म जो है वो जनता जो गरीब जनता, जो बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं, जनता, आम जनता जो होती है, उसके लिए एक भांग होती है, अफीम होती है कि धर्म का नाम ले लो सब खुश हो जाता है। अफीम की तरह अफीम खा के भूल जाता है, अपना दुख दर्द सब भूल जाता है। लोग नशा किस लिए करते हैं? पहले अफीम खाते थे लोग, अब तो बहुत तरह का हो गया है, शराब पी लिया, ये पी लिया, बहुत चीज़ खा लिया, गांजा। तो अपना दुख दर्द भूलने के लिए। तो वैसे ही धर्म जो होता है एक अफीम की तरह काम करता है गरीब जनता के लिए कि धर्म का नाम ले लो सब खुश हो जाता है, अपना दुख दर्द भूल जाएगा, लग जाएगा आपके साथ। वही इन लोगों ने किया कि जहाँ तहाँ मंदिर बनवाना शुरू करो, भूल जाएगा लोग कि हमको नौकरी मिल रहा है कि नहीं, रोजगार मिल रहा है कि नहीं। सबका विकास करके आया था ये सरकार में, सबका साथ सबका विकास, क्या विकास हुआ भाई? तो खैर, मैं सिर्फ एक जो बात है बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के विरोध में हूँ। जो जैसा किया है उसको मैंने बताया कि पहले ही आपने इकोनॉमी को जब लंगड़ा कर दिया और आप सोचते रहे कि वो भागने लगेगा, मेक इन इंडिया करने से वो दौड़ने लगेगा, या स्टैंड अप इंडिया आपने किया कि खड़ा हो जाओ इंडिया, अरे पैर से उसको तोड़ दिए तो खड़ा कहाँ से होगा? तो अब कहा जा रहा है खड़े हो जाओ, लंगड़े हो फिर भी खड़े हो, चलो अब कहाँ चल रहा है इकोनॉमी? फिर झूठे फिगर्स का हेरा फेरी किया। जितना देखिए आपने पढ़ा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या आगे पढ़ेंगे और भी कई तरह की संस्था है जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ फिगर्स देता है, सबको हेरा फेरी करके बदल दिया है। किसी को था ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है, जनता को भी समझ में नहीं आया। इकोनॉमिक सर्वे में भी पूरा चेंज कर दिया, इकोनॉमिक सर्वे पूरा बदल दिया, उसको लिखने का तरीका सब बदल दिया कि लोगों को बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता चले कि देश में हो क्या रहा है। जब कोई बोलेगा नहीं, जनता को बताएगा नहीं, तो जनता क्यों जागेगी? तो जनता अपना खुश है कि हाँ हाँ मोदी है, मोदी है, मोदी है। ठीक है, तो ये इन्होंने गड़बड़ जरूर किया है। अब जो कहिए उसको, चाहे आप कहिए कि मोदी की ईमानदार कोशिश रही, पहले वाले गड़बड़ किए, या आप जो बोलिए, लेकिन नतीजा, रिजल्ट, आखिर हम देखते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट क्या मिला? तो रिजल्ट वही हाल है, कांग्रेस से भी बुरा हाल है। एनीवे, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल। देखिए आप ही परेशान हैं, आप बोले ना कि सर पंप बंद है, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ पेट्रोल पंप सब की पेट्रोल नहीं रहता है, जाते हैं बोलते हैं सर पेट्रोल नहीं आ रहा है, ये नहीं, जो भी दिक्कत है। तो आखिर, हाँ कई बार हम गुस्से में, बताइए 10 मिनट वेट करते रहे, उसके बाद बोल रहा है सर पेट्रोल नहीं है। हम कह रहे भाई बोलते हमको टाइम मेरा वेस्ट किया इतना तुम। तो आखिर ये देखिए कि हर किसी का हाल है, जहाँ जाइए बिजनेस डाउन है। तो ऐसा तो नहीं था कांग्रेस के समय। तो आखिर हम यही कर रहे हैं कि अपना खुद देखिए, और लोगों ने जब तकलीफ को सब बझाया, लोग जब नशे से थोड़ा बाहर आए, भांग के धर्म का जो नशा था, तो लोग अपना वोट किए जैसा जहाँ जिनको समझ में आया। खैर, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को कैसे हम मेज़र करते हैं या कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, ज़्यादा नहीं समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, वी नो दैट we know that production of goods and services is the result of combined efforts of different factors of production.
ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही आपने पढ़ा, जहाँ प्रोडक्शन आपने पढ़ा कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट उसका प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, वो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके कंबाइंड एफर्ट से होता है। क्या क्या फैक्टर्स आपने पढ़ा? मेजर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो ये पांचों जो फैक्टर्स हैं ये जब कंबाइन होकर अपना एफर्ट लगाते हैं तब गुड्स और सर्विसेज पैदा होती हैं, बनती हैं, जिसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, आपको ये भी समझाया था कि जो फैक्टर्स हैं जैसे लैंड, तो लैंड के लिए उसकी क्या कमाई होती है? रेंट, यानी आपने ज़मीन अगर कहीं लिया प्रोडक्शन के लिए तो उसका आप किराया देते हैं, अगर खरीदा तो उसका पैसा चुकाते हैं, नहीं तो अगर लिया है टेम्पररी तो उसको क्या है, आप उसका रेंट देते हैं। यानी लैंड का जो है उसका पैसा क्या होता है? रेंट, जो लैंड का अर्निंग इनकम होता है। वेजेस, अब जो लेबर है, लेबर का इनकम क्या, जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या मिलता है उसके बदले? अपना वेजेस मिलता है काम करने के लिए। और जो कैपिटल है, कैपिटल पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट, जिसने आपको अगर लोन दिया कि फैक्ट्री लगाने के लिए आपने लोन लिया तो आप उसको, या जिसने स्टॉक में आप पैसा लगाया, स्टॉक दिया आपको, शेयर के माध्यम से पैसा लगाया, उसको आप इंटरेस्ट देते हैं। एंड प्रॉफिट, और जो एंटरप्रेन्योर है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी सैलरी मिलती है, वेजेस में आ गया। और जो एंटरप्रेन्योर है जिसने स्टार्ट किया इस पूरे बिजनेस को, उसने क्या रिस्क लिया, तो रिस्क के बदले उसको प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस का वो उसका होता है। बाकी लोग को क्या है, वो जो मजदूर काम करते हैं डेली बेसिस पर उनको वेजेस है, जो रेगुलर है उनको सैलरी मिलती है। लैंड के बदले में वो रेंट देता है या उसको खरीदा जो भी किया। और लेबर को वेजेस हो गया। कैपिटल के बदले में वो जो है, जो भी लोग स्टॉक, शेयर या लोन हुआ उन सब पर इंटरेस्ट देता है उसको, उसके बदले में। बाकी जो उसका बच गया वो उसका अपना प्रॉफिट हुआ। तो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क लिया है, उसके बदले में फायदा उसका होता है। द ओनर्स ऑफ दीज अर्निंग्स डिमांड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर ओन वांट्स। अब देखिए, समझ लीजिए कि ये जो फैक्टर्स हैं, यानी जिसकी ज़मीन थी उसने अपना रेंट लिया, तो रेंट जो लिया, पैसा उसने लिया रेंट के तौर पर, उस पैसे का वो क्या करेगा? उस पैसे से वो अपनी ज़रूरतें पूरा करेगा। उसको जो खाने पीने का मन है, जो उसको खरीदने का मन है वो खरीदेगा, करेगा। इसी तरह जिस आदमी ने लेबर जो वर्क किया उसको आपने वेजेस दिया, वो वेजेस का क्या करेगा? उसको भी अपना यूज़ करेगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खाने पीने, रहने, खरीदने, पीने, ओढ़ने का, जो भी चीज़ है, पहनने का, वो उससे तो जो भी लोग जिनका इनकम हो रहा है, चाहे वो रेंट के रूप में, चाहे वेजेस, सैलरी या इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में, जिनका भी इनकम हो रहा है, ये पांचों फैक्टर्स का इनकम हो रहा है, तो जिनका भी इनकम हो रहा है वो अपने इनकम का क्या करेंगे? उससे अपनी ज़रूरतें पूरा करेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि द ओनर्स ऑफ दीज अर्निंग्स डिमांड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर ओन वांट्स। अब जैसे एक मजदूर है, उसने मेहनत किया, कमाई किया, तो पैसा उसने कमाया, अब वो सोचेगा हाँ मैं अपने लिए एक बढ़िया कपड़ा खरीदता हूँ, या अपने पत्नी या बच्चों के लिए, तो वो जाएगा बाजार, उन पैसों से कुछ कपड़ा खरीद लेगा, कुछ मिठाई खरीद लेगा, कुछ खाने पीने का राशन खरीदे, किराया जो भी दे। तो वो क्या है, उसको गुड्स और सर्विसेज चाहिए अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए। हर किसी को इस तरह से, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मैनेजर हो, मैनेजर भी है उसको सैलरी मिलेगा, उस सैलरी का वो क्या करेगा, वो जाएगा उससे एक अपने लिए कार खरीदेगा, पत्नी को घुमाएगा, बच्चों के लिए कुछ खरीदेगा, अपनी ज़रूरतें पूरा करेगा। उसके लिए उसको चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए जो बाज़ार में बिक रहे हैं, जिससे उसकी और उसके परिवार की ज़रूरत पूरा होगा। उसी तरह जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, वो कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पैसे से वो भी क्या करेगा, वो भी अपनी ज़रूरतें ही पूरे करेगा बाजार में। पैसे से आप क्या कर सकते हैं, एक बात बताइए, पैसे से आप क्या कर सकते हैं? तो पैसे से आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका वो यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई चीज़ खरीद सकते हैं या कोई सर्विस ले सकते हैं किसी से।
यही, अब पैसा को आप डायरेक्टली खा तो नहीं सकते हैं। पैसे से आप जाइएगा कहीं रेस्टोरेंट में, वो आपको खाना देगा पैसे के बदले। आपको, आप पैसा ओढ़ नहीं सकते, पहन नहीं सकते, उसके लिए आपको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा आप जाएंगे पैसा देंगे तो वो कपड़ा आपको दे देगा। यानी द मनी, विथ मनी यू कैन सेटिस्फाई योर वांट्स, योर डिजायर्स बाय डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज। तो जितने भी लोग हैं जिनका इनकम हो रहा है प्रोडक्शन से, तो वो क्या करेंगे, उनको अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए गुड्स की ज़रूरत है और सर्विसेज की ज़रूरत है। भाई बाल कटाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं खाना खाना है, कुछ भी काम कराना है तो सर्विस हो गया या गुड्स खरीद के। दिस इंक्रीज इन डिमांड कॉजेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो अब क्या है कि अब जितने लोगों का इनकम हुआ, पैसा कमाया, तो वो लोग डिमांड करेगा। हाँ, अब जैसे कोई बेरोजगार था, बेरोजगार था बेचारा, गरीबी में जैसे तैसे रह रहा था, गर्मी बर्दाश्त करे, ठंडा बर्दाश्त करे, अच्छा रहने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का नहीं। अब उसको एक रोजगार मिल गया, एक अच्छा फैक्ट्री में उसे काम मिल गया, अच्छा उसे पैसा मिल रहा है डेली का, तो क्या है, सोचेगा अच्छा गर्मी है एक पंखा खरीद लूँ, अच्छा ठंड है कुछ कपड़े खरीद लूँ ठंड के लिए, खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें, साग सब्जी, दूध, मीट वगैरह जो भी है खाएगा। तो इन चीज़ों का वो उसने क्या किया, डिमांड किया, खरीदेगा तो बाजार में डिमांड बढ़ेगा, उसकी तरह बहुत लोग को नौकरी मिलेगा, तो वो सब लोग जब कमाई होना शुरू होगा तो वो अपना तरह तरह का डिमांड करेंगे, है ना। अब जो कल तक पंखे में रह रहा था, मान लीजिए वो मैनेजर की तरह उसको जॉब मिल गया, पहले वो वर्कर की तरह काम कर रहा था, अब मैनेजर, उसका प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गया, तो अब क्या सोचेगा, पंखा में गर्मी लगता है, मैं करता हूँ एसी लगा लेता हूँ। वो सोचेगा टू व्हीलर में बहुत दिक्कत होता है, गर्मी ठंडा, फोर व्हीलर ले लेता हूँ। और जो किराए पर रह रहा है वो सोचेगा एक बढ़िया फ्लैट देख लेते हैं, ये सब पुराना घर में रहने से ठीक नहीं लगता है। तो दे विल क्रिएट मोर डिमांड फॉर गुड्स। अब उसने पंखे की जगह एसी उसको खरीदना है, एसी का डिमांड बढ़ा, उसको फोर व्हीलर लेना है, फोर व्हीलर का डिमांड बढ़ा, उसको रहने के लिए एक अच्छा फ्लैट चाहिए तो फ्लैट का डिमांड, अपार्टमेंट का डिमांड बढ़ा। तो इस तरह से जो भी लोग हैं जिनका कि इनकम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो डिमांड को बढ़ाते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं। अब देखिए सबका इनकम डेवलपमेंट हुआ है कुछ, तो अब लोग जो है बहुत सारे लोग एसी कूलर पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बिजली का डिमांड बहुत बढ़ गया है, अब बिजली इतना परेशान हुई है कि रात में हम सो नहीं सके हैं, कैसे आपका क्लास ले रहे हैं, इतना लाइट कट रहा है, क्या करें। अब पंखा में वो होता नहीं है, एसी बिना लाइट के चलता नहीं, इन्वर्टर। तो बिजली, क्योंकि बिजली लिमिटेड है, कमी, मैंने कहा ही आपको बार बार, कमी है, और सरकार कहाँ से देगा, पावर कट्स हो रहे हैं, डिमांड बढ़ी है कि हर किसी को बिजली चाहिए, हर कोई पंखा कूलर एसी में सोना चाहता है। तो जैसे जैसे मैंने कहा कि इनकम होगा या इनकम में इंक्रीज होगा, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होगा। यही कहा जा रहा है कि दिस इंक्रीज इन डिमांड कॉजेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, खरीदने लगेंगे, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, देखेगा कि एसी ज़्यादा बिक रहा है तो एसी का प्रोडक्शन बढ़ाओ भाई, लोगों को एसी चाहिए। या पंखा अगर ज़्यादा बिक रहा है तो कहेगा अरे भाई पंखा का प्रोडक्शन बढ़ाओ, लोग पंखा बहुत खरीद रहे हैं, पंखा चाहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, हर जगह पंखा चाहिए, अब हर जगह एसी चाहिए, तो एसी का प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो उससे जब डिमांड बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, एंड सर्किल ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज कंप्लीटेड। और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का सर्किल एक बन जाता है, यानी कि देखिए डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा, समझे। जैसे देखिए कि एक आदमी था, एक वर्कर की तरह काम कर रहा है, तो वर्कर, उस पहले बेरोजगार था, उसको वर्कर का काम मिल गया, अब क्या है, वो पंखा कूलर खरीदेगा, आराम से रहेगा, थोड़ा जो है कहेगा कि नहीं नहीं अब मैं पैसा कमाता हूँ, थोड़ा ठीक से रहूँ, मुझे काम भी करना होता है, अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, मैं पंखा कूलर लगा लूँ। पंखा कूलर लगा लिया, तो जब उसने पंखा कूलर खरीदा उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा, उसका काम बढ़ा,
काम बढ़ा तो वो काम ज़्यादा कर रहा है तो उसका इनकम ज़्यादा होगा, उसका सैलरी बढ़ेगा या धीरे धीरे प्रमोशन होगा, उसका मैनेजर बन जाएगा। अब वो क्या है, अब पंखा कूलर सब कहेगा नहीं नहीं हमको एसी, अब वो एसी खरीदेगा, एसी खरीदेगा तो एसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसका और प्रमोशन होगा। फिर अब वो कहेगा नहीं नहीं एसी, एक एसी से काम नहीं चलता है, मुझे घर में 2-3 एसी चाहिए, एक खाली बेडरूम में, बाकी जगह गर्मी लगता है, तो लिविंग रूम में भी या डाइनिंग रूम जहाँ वहाँ भी बैठने का वहाँ भी एसी लगाएं। तो इस देखिए इसमें आपको बताता हूँ, जैसे कुछ लोग हैं कहते हैं कि एक समय था कि हम 10,000 कमाते थे, आज का समय है कि हम महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन सेविंग हमारी न पहले ज़्यादा होती थी ना आज भी उतना ही बचत होता, बचता नहीं है पैसा। लोग कहते हैं बचता नहीं है पैसा, एक समय बोलते हैं लोग, मैं जानता हूँ पर्सनल कि एक समय हम 10,000 कमाते थे, आज हम 1 लाख या उससे भी ज़्यादा सैलरी है, लेकिन उसके बावजूद न तब बचता था न अब बचता है पैसा। अब आप सोचिए कि जो 10,000 एक समय कमा रहा था और वो 1 लाख कमा रहा है तो उसका तो काफ़ी सेविंग होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आपकी ज़रूरतें बढ़ती चली जाती हैं। पहले जो आदमी वही 10,000 कमाता था वो पंखे में काम चला लेता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सब उसका सैलरी बढ़ा, अब उसको पंखे में नहीं, उसको एसी चाहिए, एसी के बाद और सैलरी बढ़ा, अब एसी एक एसी से काम नहीं, अब जहाँ उसको घर में बैठेगा वहाँ एसी चाहिए, तो उसको लिविंग रूम में भी एसी चाहिए, उसको ड्राइंग रूम में भी एसी चाहिए, उसको किचन में भी एसी चाहिए, उसको बाथरूम में भी पंखा एसी चाहिए। तो वैसे वैसे उसकी ज़रूरत बढ़ती चली जाती है, उसका खर्च बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे सैलरी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसका खर्च भी बढ़ता चला जाता है। पहले वो 2 व्हीलर से चल लेता था, अब उसको 4 व्हीलर से बिना नहीं चला जाता। 4 व्हीलर में भी पहले सिंपल 4 व्हीलर था, अब उसको बड़ा 4 व्हीलर चाहिए अपने स्टेटस के अनुसार, महंगी 4 व्हीलर, फिर उससे उसको, तो हर चीज़ खर्च का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है। तो इसका कारण है कि पैसा पहले भी जो जितना बचता था वो आज भी उतना ही बचता है, जबकि सैलरी बहुत बढ़ गई। तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है प्रोडक्शन बढ़ता है, एक सर्किल में ये चलता है प्रोडक्शन का, कि डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो फिर डिमांड बढ़ गया, क्योंकि मन नहीं मानता है ना, मन संतोष नहीं कर पाता। पहले जहाँ लोग पंखा में संतोष कर लेता था, अब एसी के बिना संतोष नहीं होता है। एसी की जहाँ आदत पड़ जाती है, एसी इतना आदत पड़ने वाला चीज़ है, अब आपको लगेगा कि नहीं जहाँ रहे एसी में ही रहे, तो खाली बेडरूम में ही क्यों एसी रहे, हर जगह एसी रहे मेरे। फिर रहेगा बाहर भी, अब जो पहले गाड़ी में बिना एसी भी चल लेते थे, नहीं अब हमको फुल टाइम गाड़ी में भी एसी चलाना है। ऑफिस में भी अब हमको फुल टाइम एसी चाहिए हैं, मैं बता रहा हूँ मेरे रिलेटिव ऐसे। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ा आपका डिमांड भी बढ़ता चला जाता है, डिमांड बढ़ा तो फिर प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो फिर डिमांड बढ़ा, इस तरह से एक सर्किल में ये चलता है। तो देखिए यहाँ इसी चीज़ को एक चार्ट के द्वारा दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं सामने एरो के द्वारा, कि पहले प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से हो रहा है क्या, क्रिएशन ऑफ इनकम, इनकम से क्या हो रहा है, डिमांड, डिमांड से क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर। भाई डिमांड का मतलब आपने एसी का आप खरीदे तो एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च किए उतना एसी पर। एक्सपेंडिचर से क्या हो, जब आप एसी खरीदे तो एसी और ज़्यादा बिकने का बाजार में हुआ, उसको आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे एसी, क्योंकि अब ज़्यादा लोग का इनकम बढ़ा है, सबको एसी चाहिए, सबको एसी चाहिए, तो सब अपना अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, एसी बेचने वाला सब। तो वही दिखा रहा है कि जब एक्सपेंडिचर हो रहा है तो एक्सपेंडिचर से अगेन इंसेंटिव फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर होता है तो उससे एक लोगों को इंसेंटिव मिलता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। जो चीज़ बिकने लगती है बाजार में तो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेच लें। तो वो उससे फिर वही उसी चीज़ को एक लाइन के रूप में दिखाया गया कि प्रोडक्शन हुआ पहले, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुआ, इनकम से फिर डिमांड पैदा हुआ, डिमांड से हुआ एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर से फिर हुआ अगेन इंसेंटिव फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने का इंसेंटिव पैदा हो जाता है एक्सपेंडिचर होने पर।
ठीक है, जिस चीज़ का देखिए बाजार में बिक रहा है कोई चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट आया नया, कोई कपड़ा आया नया, वो कोई फैशन का कपड़ा है, वो बिकने लगा, तो क्या है, वो कंपनी उसी कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा बना के बिके, क्योंकि ज़्यादा जान रहे कि लोग अभी खरीद रहे हैं, इसको खरीदेंगे तो हम ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा बिक जाएगा, तो उनको इंसेंटिव एक हो जाता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, प्रोडक्शन इट क्रिएट्स इनकम, इनकम क्रिएट्स डिमांड, डिमांड कॉजेज एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर कॉजेज अगेन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो फिर वहां से नीचे आ गया है आपका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर, ये एक सर्कल की तरह आपस में करते हैं, मूव करते हैं। अब देखिए, देयर there are various ways of computation of national income, because the people of the nation get income through the medium of production or monetary income। कहा जा रहा है कि नेशनल इनकम को कंप्यूट यानी उसको गिनने का कई तरीका है, बिकॉज द पीपल ऑफ द नेशन गेट इनकम थ्रू मीडियम ऑफ प्रोडक्शन और मॉनिटरी इनकम, क्योंकि लोगों का जो इनकम होता है वो या तो प्रोडक्शन से होता है या पैसे कमा के होता है, ठीक है, मॉनिटरी इनकम से होता है। सो व्हेन इट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग प्रोडक्शन, इट इज नोन एज सेंसस। कंप्यूटेशन मतलब टू कैलकुलेट, पुराना वर्ड है। हाँ, पहले बोलते थे कंप्यूट, कंप्यूट से हुआ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर जो होते थे पहले वो शुरू में वो कैलकुलेशन ही का काम करते थे, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन किया करते थे, उसके लिए कंप्यूटर्स होते थे, तो उनको कंप्यूट पहले बोलते थे, टू फाइंड, टू डिटरमिन, टू मेजर। तो हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि या तो प्रोडक्शन से होता है लोगों का इनकम या मनी से होता है, तो इसलिए उसको तरीका भी एक में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को ऐड करते हैं, तो उसको कहते हैं सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सेंसस का मतलब होता है डेटा कलेक्शन। तो प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि कितना लोगों ने प्रोड्यूस किया, अगर हम प्रोडक्शन से जोड़ते हैं टोटल, जैसे आपने जो जीडीपी वाला पढ़ा कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो वहाँ क्या है, हम गुड्स और सर्विसेज जितना प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन को ऐड करते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं, तो वो जो तरीका है उसको हम कहते हैं सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। व्हेन द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड ऑन बेसिस ऑफ इनकम ऑफ पीपल ऑफ नेशन, देन इट इज नोन एज सेंसस ऑफ इनकम मेथड। दूसरा तरीका है कि हम ये कैलकुलेट करें कि हर आदमी कितना कमा रहा है, कितना पैसे कमा रहा है साल भर, उसको हम ऐड करें। देखिए दो तरीका, एक तो हुआ कि उसने कितना प्रोडक्शन किया, कितने वैल्यू का साल भर, उसको हमने ऐड कर लिया, तो वो जो जीडीपी आप निकालते हैं, हम निकालते हैं, तो वो हो गया प्रोडक्शन मेथड। दूसरा है इनकम मेथड, कि हर आदमी का कितना इनकम हो रहा है, इनकम के नज़रिए से हम देख रहे हैं कि जैसे जो वर्कर को हम पहले ये देखें कि वो कितना प्रोडक्शन किया फैक्ट्री में, इतना वैल्यू का कपड़ा बनाया, इतना वैल्यू का वो बाइक बनाया या कार बनाया, अब उसकी जगह हम देख रहे हैं कि उसका इनकम कितना है, मंथली या एनुअल, कितना उसको सैलरी या इनकम मिल रहा है। तो इस तरह हर आदमी जिस तरह से भी उसका इनकम हो रहा है, उसके इनकम को जब हम जोड़ते हैं पूरे देश के, तो उस तरीका जो है वो निकालने का, उसको कहते हैं इनकम मेथड, सेंसस ऑफ इनकम मेथड। ऑल पीपल स्पेंड देयर अर्निंग एज कंजम्पशन, सभी लोग जो हैं वो अपना इनकम को कैसे खर्च करते हैं, कंजम्पशन से, वो कुछ कंज्यूम करते हैं, यानी कुछ यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। कंज्यूम करना मतलब इस्तेमाल करना, इस्तेमाल क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज। इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज ही मिलती है, तो चाहे आप कोई गुड्स खरीदें या कोई सर्विस का इस्तेमाल करें, उसमें आप अपना इनकम को खर्च करते हैं। हम इनकम से क्या करेंगे, मेरे पास पैसा है अगर,
तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ उस पैसे? भाई नेचुरल है, कुछ खरीदूंगा या कुछ सेवा लूंगा, कोई काम कराऊंगा, यही कर सकते हैं पैसे से। यार आप क्या कर सकते, पैसा से आप पेड़ तो उगा नहीं सकते हैं कि पैसा मिट्टी में बो दिया और पैसे का पेड़ उगने लगे या कोई और चीज उगने लगे। पैसे को आप इकोनॉमी में ही यूज कर सकते हैं, या तो उसे आप कोई मार्केट से गुड्स कोई भी चीज खरीद सकते हैं, या कोई सर्विस जो आपको ऑफर की जा रही है वो आप उसका यूज कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। तो देयरफॉर नेशनल इनकम कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल। तो दूसरा तरीका है कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है मेजर करने का कि लोग खर्च कितना कर रहे हैं। तो हम टोटल एक्सपेंडिचर अगर सबका ऐड करें तो वो भी एक तरीका है, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम कैलकुलेट करने का कि भाई कितना खर्च कर रहे हैं आखिर लोग। When the market value of produced goods increases through the efforts of people in different situations, then the method used in this situation for estimation of income is known as census of value added method. मैंने आपको बताया था वैल्यू एडिशन की बात, समझाया था एक बार आपको कि कैसे वैल्यू एडिशन होता है। तो अगर इस तरह एक वो भी तरीका है जो आजकल मॉडर्न तरीका है कि आखिर वो वैल्यू एडिशन कितना कर, प्रोडक्शन आप हर स्टेज पर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन जब हम कहते हैं तो गुड्स की जब हम बात करते हैं तो वहां फाइनल गुड्स लिया जाता है। लेकिन फाइनल गुड्स से पहले भी तो लोग बहुत उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक लकड़ी का फर्नीचर बनता है, तो पहला आदमी जिसने पेड़ बेचा, अगला आदमी जिसने उस पेड़ को काटा टिम्बर, अगला आदमी जिसने उसको कैरी करके पहुंचाया ट्रांसपोर्ट, जहां उसको ले जाना है डेस्टिनेशन पर, फिर वहां पर जो है उसका जो कारपेंटर है उसने उसको काट पीट के उसको तैयार किया, फिर उसको पेंटर ने या पॉलिश करने वाले ने पॉलिश करके उसको बेचा सेलर के पास, और सेलर ने मार्केट में उसको किसी कंज्यूमर को बेचा फाइनली फर्नीचर। तो इतने लोग बीच में उस पर काम करते हैं तब, लेकिन फाइनल गुड्स तो हम उस फर्नीचर को बोलेंगे जो दुकान में बिक रही है। वो तो फर्नीचर खरीदने जाएगा, वो थोड़े कारपेंटर के पास जाएगा कि लाओ भाई मुझे सब पार्ट्स दे दो फर्नीचर का, मैं इसको जोड़ूंगा पॉलिश करूंगा। वो खरीदेगा रेडी टू यूज फर्नीचर, उसे पलंग चाहिए वो जाएगा पलंग की दुकान, मुझे पलंग चाहिए। तो जब उसने पलंग खरीदा वो फाइनल गुड्स है। तो लेकिन अब इनका कैसे पता चले कि इन्होंने क्या प्रोडक्शन किया भाई, बीच वाले लोगों ने? तो उसके लिए आया वैल्यू एडिशन की बात कि कितना वैल्यू ऐड किया। कि जिसने पेड़ बेचा उसने बेचा था 50,000 का पेड़, टिम्बर में गया वहां तो वहां कट के उसका वैल्यू हो गया 1,00,000 रुपये। टिम्बर से वो गया फिर कारपेंटर के पास तो 1,00,000 से वो हो गया 2,00,000 का वो फर्नीचर उससे बन रहा है। 2,00,000 का फर्नीचर रॉ बनाया कारपेंटर ने, उसको फिर जो है, अच्छा बीच में ट्रांसपोर्ट का भी 20,000 जोड़िए, 2,20,000। फिर जब उसने बनाया उसको पेंट हुआ, पेंट करने वाला 20,000 और तो 2,40,000 हो गया। उसके बाद वो गया सेलर के पास, वहां पहुंचा, वो 20,000 और जोड़ के 2,60,000, और 2,60,000 में फिर उसने अपना 20,000 प्रॉफिट जोड़ के बेचा 2,80,000 या 3,00,000। तो यहाँ हर स्टेज पर जितना वैल्यू एडिशन हुआ वो हम उसका वैल्यू एडिशन भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम बताए थे आपको कि वैल्यू एडिशन भी होता है। तो अगर हम जहाँ जितना टोटल वैल्यू एडिशन हुआ पूरे देश में उसको अगर हम ऐड करते हैं तो वो नेशनल इनकम हमारा वैल्यू एडेड मेथड से कहा जाए। वही कहा जा रहा है कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स इंक्रीजेस through the efforts of people in different situation, then the method used in this situation for estimation of income is known as census of value added method. When national income is estimated on the basis of occupational structure, this estimation is known as census of occupation method. और जब हम लोगों की नौकरी रोजगार के अनुसार जो है इनकम कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा कौन कौन किस तरह के रोजगार में है, उस रोजगार का वेजेस या सैलरी कितना है, उस तरह से अगर हम रोजगार के आधार पर सबका इनकम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन मेथड। ठीक है, तो ये कई तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के।
Although national income is estimated with 5 above mentioned methods, but the census of production method and census of income method is used in economics, are simple, scientific and practical from economic point of view for estimation of national. तो जो प्रोडक्शन मेथड है और इनकम मेथड है, यही सबसे ज़्यादा सरल है, सिंपल है, आसान है, साइंटिफिक है, यानी कि वो सही तरीके से काम करने वाला, वैज्ञानिक तरीके से यानी लॉजिकल है, एंड प्रैक्टिकल, और जो आसानी से उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है, प्रैक्टिकल है, जो वास्तव में ज़िंदगी के सच्चाई को बताता है। तो प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड को ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स। अब यहाँ है थोड़ा सा हम रफ यहाँ पर एक आइडिया दे देते हैं आपको। डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब कहा जा रहा है कि नेशनल इनकम को मेज़र करने में क्या क्योंकि नेशनल इनकम को मेज़र करना आसान नहीं होता है, क्योंकि डेटा कैलकुलेट करना, डेटा पता करना, डेटा लेना आसान नहीं होता है। देखिए, आदमी को आप जाके देखिए, पूछिएगा कुछ, बोलेगा कुछ। सच्चाई में आदमी की क्या है, आप जाइए किसी आदमी से और उससे कुछ पूछिएगा, बोलेगा कुछ। तो पीपल डोंट स्पीक द ट्रूथ। सही बात कोई बोलता नहीं, सही बात बोलने वाला रेयर होता है, तो सही कोई बोलेगा नहीं। तो आप कैसे पता करिएगा? बोलिएगा हाँ भाई तुम्हारा इनकम कितना है, तो बोलेगा कि 10,000, जबकि कमा रहा होगा 50,000, कहेगा 10,000, या कमा रहा होगा 1,00,000 तो कहेगा 15,000 कमा लेता हूँ। या कुछ लोग हैं जो कमा रहे हो कम, बोलेंगे अरे मैं 50,000 कमाता हूँ महीने का, जबकि 10,000 कमा रहे हो। तो देर इज नोबडी रेडी टू स्पीक द ट्रूथ। और रियलिटी लोगों को पता नहीं, लोग अरे वो तो भाई करोड़ों कमाता है। एज नहीं बताया जाता, सैलरी नहीं बताया जाता, ना जाने क्या बात है, सबकी वो इस तरह छुपाता है। देखिए, अब मैं उसके प्रैक्टिकल उसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्यों नहीं बताया जाता है, ठीक है, या बताना चाहिए या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज में है, परिवार में है, या अलग अलग तरह की बातें हैं। बहुत आदमी से हम सुनते हैं। हाँ, सही बात है, 25 लिए क्या है, घर का बात हम नहीं कर रहे, बहुत बाहर में सुने हुए हैं। हाँ, ठीक बात है, सही बात है। देखिए, अब मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूँ। वो सही करते हैं, वो गलत करते हैं, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं जो हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको कि नोबडी विल टेल यू द करेक्ट वैल्यू। अगर आप पूछते हैं, पहले तो पूछिएगा तो उसको बुरा लगेगा कि पूछ क्यों रहा है, और पूछे भी तो वो सही नहीं बोलेगा। कोई नहीं, अपने नज़दीक में भी नहीं लोग बताते हैं। एक बाप को नहीं पता होता कि उसके बेटे की सही सैलरी क्या है, लोग अपने फादर से ही झूठ बोलते हैं, तो बाकी किसी से क्या बोले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही कर रहा है, गलत हो सकता है, नहीं बताना चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। बट what I am telling is a practical thing that nobody will tell you the correct income. तो how will we find the national income? लोग तो यही, मतलब इन चीज़ों को हम एक बार जान रहे हैं कि देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग डेटा। कलेक्टिंग डेटा, कलेक्ट करने में, यानी कि लोग बताएंगे नहीं तो आपको डेटा मिलेगा कहाँ से। Income of people of whole country is estimated either in terms of production or income, but we face many problems in collecting data. If the correct data is not available, the actual status of development cannot be known. अगर हमें सही डेटा नहीं पता होगा कि लोगों का इनकम क्या है, तो हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे पता करें कि देश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो बात है कि देखिए, कई चीज़ें होती हैं, कई बातें होती हैं कि भाई जैसे सही चीज़ है तो बताने में घबराना क्या, मैं ये कहता हूँ। लेकिन
हाँ, बहुत जगह है कि जहाँ अननेसेसरी कोई बात को बताने से फ़ायदा क्या, क्यों हम ढोल पीटे भाई कि हमारा ये इनकम है या वो इनकम है, क्यों हम सबको बताते फिरे। बट जहाँ हमें फॉर द पर्पज़ ऑफ डेटा, फॉर द पर्पज़ ऑफ नेशन हमें चाहिए डेटा देना है, तो वहाँ तो देना चाहिए, आप सबको नहीं बताइए, लेकिन अगर कोई सर्वे करने के लिए आ रहा है उसको तो बताया जा सकता है। तो ये बातें खैर, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम होती है डिफ़िकल्टी इन कलेक्टिंग डेटा। सेकेंड इज पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग। बहुत होता है कि डबल काउंट हो गया, आप कहीं गए वहाँ उसने कहा हाँ हाँ यहाँ मेरा बेटा है उसका इतना इनकम है, वो जहाँ काम करता है वहाँ गए वहाँ पूछे हाँ हमारे सर हैं उनका इतना इनकम है, ठीक है, डबल काउंटिंग हो गया। घर पर भी पता चला, ऑफिस में भी आपने जोड़ लिया, दोनों जगह। तो इस तरह से रिपीटिशन बहुत हो जाता है। मैडम के घर पे गए, मैडम का क्या सैलरी है, और स्कूल गए वहाँ हाँ मैडम काम करती हैं, कितना उनको सैलरी मिलता है ये लीजिए, वही मैडम का 2-2 बार 3-3 बार हो सकता है। तो रिपीटिशन ऑफ डेटा भी बहुत बार होता है, तो ये भी अलग करना मुश्किल होता है कि कहाँ कौन सा रिपीट हो गया है। थर्ड सेकंड पॉइंट है, मैं ब्रीफ में ले रहा हूँ क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन सबसे नहीं मतलब है, मैं एक आइडिया देने के लिए दे के बढ़ रहा हूँ। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू। जो मैंने बोला था कि किसी का वैल्यू मेज़र करना बड़ी, अब कोई एक कुर्सी बनाया एक आदमी ने, अब उस कुर्सी का वो क्या वैल्यू है ये कहना, हो सकता है उसने बड़ी मेहनत से बड़ी अच्छी कुर्सी बनाई हो भाई, तो वो सोचता है कि मुझे तो इस कुर्सी का मुझे 2000 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन मार्केट में बहुत तरह की कुर्सियाँ हो सकता है कि 500-500 रुपये में बिक रही हों। कोई कस्टमर आएगा बोलेगा अरे भाई कुर्सी, तो कोई कस्टमर कहेगा अरे भाई 500 का मार्केट में मिल रहा है, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा हम 600 दे देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। अब क्या है, वो दे कि नहीं 600 में। दूसरी तरफ कोई ऐसा आदमी आ सकता है जिसको कुर्सी देखते ही कुछ स्पेशल पसंद आ गई, बोलेगा कि लो भाई, उसने कहा कि सर मुझे इसका 2000, लो 2000 रुपया, कोई बात नहीं, मुझे पसंद है कुर्सी। तो वैल्यू फिक्स करना किसी चीज़ का बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक तय कर पाना वैल्यू, आपने मेहनत किया, आपने बड़ी मेहनत से किया, आपने बड़ी उसमें अपनी कलाकारी का इस्तेमाल किया, कुछ स्पेशल उसमें डिज़ाइन दिया, अब उसका वैल्यू कैसे तय हो। तो बहुत सारी चीज़ों का होता है कि वैल्यू तय करना मुश्किल होता है। देखिए इसको, इन द मार्केट इट इज़ ऑलवेज सीन दैट सेम गुड इज़ वैल्यूड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस कंडीशंस। ठीक है, अलग अलग बिजनेस के कंडीशन में रहता है तो उसका वैल्यू अलग। देखिए एक आदमी है, देखिए आप ही देखिए, आपको एक एसी लेना है, आप यहाँ चले जाइए, एक रिटेलर, एक छोटा दुकान है, जो एक बहुत अपने कॉलोनी में हो सकता है आपकी एक छोटा दुकान हो जो एसी वेसी भी रखता है कुछ, उसके पास जाइएगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के आपको बोलेगा। लोकल दुकान में से भी रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि उसका मजबूरी है कि वो महीने में मुश्किल से एक एसी बेच पाए, उसी एक एसी से उसको फ़ायदा कमाना है, तो वो नेचुरल है कि अपना फ़ायदा बढ़ा, और उसके लिए एसी रखना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि एसी हम खरीद के रखे हुए बेचने के लिए, तो वो उसमें फ़ायदा कमाना चाहे, वो ज़्यादा उस पर आपको बोलेगा, एमआरपी बिल्कुल प्रिंट बोलेगा। आप थोड़ी दूर चले गए, बड़े थोड़ा बाज़ार में चले गए, वहाँ एक बड़ा दुकानदार है, वो आपको थोड़ा डिस्काउंट करके दे देगा, 5% का डिस्काउंट दे देगा, 10% का डिस्काउंट भी दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको कई सारे एसी बिकता है। आप चले गए होलसेलर के पास, वो आपको 25% डिस्काउंट करके दे देगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर से कहीं पहचाने उसके, वो आपको 50% डिस्काउंट पर भी दे देगा। तो अलग अलग बिजनेस कंडीशन में अलग अलग उसी चीज़ का वैल्यू होता है, तो वैल्यू तय करना भी एक मुश्किल होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कई बार है कि आदमी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो आपको बोलेगा नहीं सर हम कम पर नहीं बेचेंगे, हमको इतना ही फिक्स प्राइस चाहिए। कहीं पर होगा उसकी हालत ख़राब चल रही है, उसको पैसा निकालना है ज़्यादा से ज़्यादा उसका बिजनेस, वो कहेगा सर ठीक है 10% डिस्काउंट में दे देता हूँ, आप कह रहे हैं, तो बेच देगा, क्योंकि उसको निकालना है, उसको बेचना है, उसकी मजबूरी है, वो ज़्यादा दिन उसको नहीं रख सकता है, पैसा उसका फंसा हुआ है। तो अलग अलग बिजनेस कंडीशन के हिसाब से भी अलग होता है। तो ऑनलाइन हमें जो डिस्काउंट मिल जाता है इसी वजह से, बहुत सारे कंडीशन से मिल जाता है, मैंने बताया था कुछ आपको। और अमेज़न सबसे बड़ा होलसेलर है, इसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे पाता है।
सोचिए कौन इतना बड़ा होलसेलर होगा जो पूरे इंडिया में बेचता होगा, अमेजन है। इसीलिए इसके रेट्स जो है सबसे कॉम्पिटिटिव होते हैं, क्योंकि ये भाई पूरे इंडिया लेवल पर या पूरे वर्ल्ड लेवल पर डील करता है चीज़ों। तो इसने ऐसा एक अपना बना रखा है बिजनेस का तरीका कि ऐसा नहीं कि अमेजन खरीद के चीज़ों को रखता है, वो भी लेता है लोगों से ही सप्लाई कर, वो सिर्फ सप्लाई करने का काम करता है। जो जो जगह जगह लोग शॉपकीपर्स हैं वही लोग बेचते हैं। ऐसा नहीं कि अमेजन अपने पास खरीद के एक स्टॉक रख लेता है और उसको बेचता है, नहीं, ये लेके हमें किसी सप्लायर से ही देता है, लेकिन इसने उसका मैनेजमेंट ऐसा बना रखा है कि पूरे इंडिया के जो सप्लायर्स हैं उनको जोड़ रखा है। अब सप्लायर को भी है कि उसका सामान कहीं भी बिक जा रहा है, कहीं भी चला, बेंगलोर का सप्लायर है, उसको यहाँ पटना में सामान उसका आ रहा है, कल ही मैंने एक ऑर्डर किया चीज़ बेंगलोर से आता है, वो 1 हफ्ते में आया, तो बेंगलोर के सेलर को पटना में कस्टमर मिल गया। अब उसका जो बेंगलोर में ही खाली कस्टमर रहता तो उसका बिकता कम, लेकिन अगर उसका पूरे इंडिया में उसका खरीदने वाले हो गए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। अमेजन उसका ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ज़्यादा बिक रहा है तो वो डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। तो इस वजह से अमेजन पर इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिस डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ड्यू टू एडिशन ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर on transportation and advertisement and the amount of profit of sellers by moving from one section to another section of sellers। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सेलर आगे बढ़ते जाएंगे उसका प्रॉफिट जुड़ता जाएगा, दाम बढ़ता चला जाएगा, और ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट, जैसे जैसे सामान को ले जाते एक जगह से उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ऐड होता जाता है। भाई कोई चीज़ बेंगलोर में बन रहा है, बेंगलोर से पटना आ रहा है, तो यहाँ मैं खरीद रहा हूँ, तो उसका ट्रांसपोर्ट का भी बीच का कॉस्ट बढ़ेगा ना। बेंगलोर से वहाँ नियर के मार्केट में जाएगा, वहाँ से फिर अगला जगह जाएगा, वहाँ से करते 3-4 स्टेप में आएगा पटना, तो हर जगह के ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ तो दुकान से घर पे भी लाने का ट्रांसपोर्ट देना पड़ता है, बाहरी चीज़ हो तो आपको क्या है, अगर एसी वगैरह तो उसका भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज देना पड़ता है घर तक लाने का। तो देखिए यही कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन, for example the production value of sugar is always less than the machineries, but the value increases when it reaches wholesalers, and lastly its price becomes high in comparison to its earlier price by reaching to retailers। जैसा मैंने आपको बताया कि शुगर जहाँ बनता है मशीन फैक्ट्री में, वहाँ उसका कीमत काफ़ी कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, वहाँ से होलसेलर के पास गया, वहाँ से फिर रिटेलर के पास गया, वहाँ से छोटे शॉपकीपर के पास गया, राशन दुकान वाले के पास गया, तो धीरे धीरे उसका राशन नहीं सॉरी किराना दुकान में गया, तो उसका हर लेवल पर उसका सब अपना अपना प्रॉफिट जोड़ते जाएंगे, उसका दाम बढ़ता चला जाएगा। तो जो वहाँ फैक्ट्री में बन रहा था 10 रुपये किलो, वो हमारे यहाँ के 45 रुपये 50 रुपये केजी बिक रहा है। Often is in this situation when the data is added at 2 points separately, then there is possibility of misleading situation of। तो अगर अलग अलग पॉइंट पर, जैसे शुगर का ही अब प्रोडक्शन पॉइंट पर काउंट करेगा तो वहाँ तो उसका वैल्यू 20 रुपये केजी या 10 रुपये केजी, लेकिन अगर होलसेलर के उस पर काउंट करेगा तो वहाँ तो उसका दाम बढ़ के 20 रुपये केजी हो गया। तो पता चलेगा कि होलसेलर पर कैलकुलेट कर रहा है तो वहाँ डेटा कुछ और आ रहा है नेशनल इनकम का, प्रोडक्शन लेवल पर कैलकुलेट कर रहा है तो वहाँ कुछ और आ रहा है, रिटेलर पर कैलकुलेट कर रहा है तो वहाँ कुछ और डेटा आ रहा है। इसलिए डेटा का एक मिसलीडिंग पता नहीं चलता है। तो while estimating national income, all above mentioned factors should be considered for clear, practical and reliable data। तो इन सब जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, 3-4 पॉइंट्स, इन सब को देख के ही नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, सोच समझ के। एज वी नो दैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स ओनली वन मेजर शुड बी अडॉप्टेड फॉर करेक्ट इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन। क्योंकि सोच समझ के जब सही तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा तभी हम देश के आर्थिक हालात के बारे में सही बात जान सकते हैं। और इसको जो है मोदी सरकार ने इतना हेर फेर कर दिया इसमें कि अब पता नहीं है कि कितना जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, क्योंकि इन्होंने तौर तरीकों में कैलकुलेशन के बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए। अब कोई सोचिए इतना बड़ा देश, इतना सारा चीज़,
और उसमें थोड़ा आप हेर फेर हर लग कर दिए तो पता नहीं चलेगा कि अब कहाँ क्या हो रहा है भाई, क्या प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना। इन्होंने इसलिए किया किसी को हवा कोई कह नहीं सके हमारे सरकार के खिलाफ, कमेंट नहीं कर सके कोई, और फिर जो मन है अपना कर सकें। तो जो सोच करने के लिए इन्होंने कोशिश किया जो भी है। तो ये नेशनल इनकम को मेज़र करना आसान नहीं होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जब सही नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा तभी हम समझ सकते हैं कि देश के आर्थिक हालात क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, देश का क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि देश हमारा और पीछे जा रहा है, डूब रहा है। और अभी आप समझ सकते हैं खास करके आज के हालात में, क्योंकि आज के लिए वैलिड है ये बातें कि जिस तरह से छेड़छाड़ पूरा सिस्टम में किया गया है इन ये डेटा कलेक्शन के, कि आज आपको पता नहीं, आज हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो डेटा दिया जा रहा है वो किस चीज़ को लेके कैलकुलेट किया जा रहा है नहीं कह सकते, इसलिए लोग सब चुप हैं, कोई कह भी नहीं पा रहा है सरकार, क्योंकि जो डेटा अब जो कैलकुलेट कर रहे हैं उनको भी भाई कह दिया गया कि ऐसे ऐसे आप ये फिगर कैलकुलेट करो, उनको भी नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। भाई जो सरकार कह रही है वो कर रहे हैं, क्या करें, क्योंकि सरकार को लोगों ने बहुमत दिया हुआ है, इनको पावर है, तो अब जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, तो किसी को होश नहीं है, पता नहीं है कि क्या रियली देश में चल रहा है। इसलिए ये तरीकों का बात यहाँ आपसे कहे कि तरीके कई हैं कैलकुलेट करने के, अब किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। चलिए आज इतना ही रखते हैं। यही सब किया था, क्योंकि उधर भी जो अभी जाएंगे कहीं ज़्यादा बढ़ गए। ठीक, ज़्यादा नहीं अब कराते हैं, एक टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा क्लास में, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट चैप्टर फिर है मनी सेविंग्स, और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका मनी आ जाएगा, बैंकिंग मनी वगैरह, उसमें हम लोग मनी के बारे में और बैंकिंग का सब सिस्टम के बारे में जानेंगे। चलिए कितना लेसन है, 3-4 नहीं है? ये सेकंड लेसन हम लोग का हो गया ना, तो 3 लेसन शायद और। कितना बाकी है? 3 लेसन 4 लेसन हाँ हाँ, बस 3 लेसन 4 लेसन बाकी होगा। उसके बाद तो आप पीसी के व्यू से भी थोड़ा सा होगा। हम्म। थ्योरी वगैरह तो थोड़ा पीसी के व्यू से। नहीं ठीक है, 3 लेसन है, ज़रूरी है, और जितना ज़रूरी होगा उसी उतने ही चीज़ों को लेंगे। और आगे आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बहुत ज़्यादा रिपीटिशन भी होगा, समझे ना, ये बेसिक चीज़ें था। अब इसी के बारे में बहुत सारा चीज़ रिपीटिशन होगा, तो वो तो आप एक लाइन कह देंगे तो आप समझ जाएंगे हाँ ये, क्योंकि वो सब कहानी रिपीट करके क्या फ़ायदा है। अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका मनी और बैंकिंग के बारे में है, तो मनी और बैंकिंग को हम लोग समझ लेंगे थोड़ा। उसके बाद फिर आपका जो है मनी बैंकिंग, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद फिर आपका जो है आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, फिर वही करंट से जुड़ा हुआ चीज़ है, जो इस पर क्वेश्चंस करंट से जुड़ा आता है। तो 1-2 चैप्टर है वो, थ्योरी थोड़ा सा ठीक है, चलिए हो जाएगा जी। ओके अभिषेक।